हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 12th के लिए। ठीक है, जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। आपके पार्ट 1 का पूरी बुक इस वीडियो में कवर होगी, तो मैं चाहता हूं आप प्लीज बने रहना। कॉन्सेप्ट हम यहां पे सीखते हैं हर चीज के बारे में। क्वेश्चंस चाहे कहीं से भी बन के आए, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है इन पूरे 8 चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज है। बट मैं आपको एक और चीज ध्यान दिलाना चाहता हूं, सारे चैप्टर्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपके सामने जो आपको दिख रहा है, सारे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं और सबके मार्क्स आपको आपके सामने दिख रहे हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों, जो पार्ट 1 पार्ट 2 आपके एनसीईआरटी के, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बेसिस में हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपनी वीडियो। ठीक है, एक एक करके सारे चैप्टर्स हम देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। प्लीज बने रहना। और दूसरी चीज, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं ये कॉन्सेप्चुअल बेस होगा। ठीक है, हम क्वेश्चंस इसमें देखेंगे कैसे टाइप के बन सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 आपके सामने। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, हर एक कॉन्सेप्ट हम यहां पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये कूलम जी है। ठीक है, कूलम, जिन्होंने अपना बहुत ही फेमस कूलम्स लॉ आपको दिया था। आई होप सबको पता है, बहुत ही फेमस कूलम्स लॉ आपको दिया था। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, जो आपके टॉपिक्स हैं यहां पे आप दिख रहे हैं, ये आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले चार्ज पढ़ते हैं। देखो, आई होप चार्ज अब सबको पता लग गया होगा क्या होगा, क्या है और क्या होता है। कोई भी अगर बॉडी है मेरे पास, लेट्स से कोई भी मेरे पास बॉडी है। ठीक है, ये एक बॉडी येलो कलर की जो मैंने बनाई है, ये बॉडी चार्ज्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दो कंडीशन है, या तो ये बॉडी मेरी चार्ज होगी, ठीक है, और या ये बॉडी मेरी न्यूट्रल होगी। अब चार्ज क्यों होती है एक बॉडी, इसका रीजन हमें नहीं पता है, बट हमें एक चीज पता है, जो बॉडी चार्ज होती है वो कुछ बिहेवियर शो कर रही है। लेट्स से अगर ये पेन चार्ज्ड है और मेरे पास एक दूसरी बॉडी है, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, ऑटोमेटिकली दोनों एक दूसरी बॉडी में फोर्स लगा रही है, या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो देयर मस्ट बी अ रीजन, इसके पीछे कुछ रीजन है कि ये दोनों बॉडी चार्ज्ड हैं और चार्ज बॉडी एक दूसरे पे फोर्सेस लगाती है। अब इस चार्ज होने का रीजन ये है कि हर बॉडी फंडामेंटली, ध्यान देना, कोई भी हमारे पास बॉडी है वो फंडामेंटली किस चीज से बनी होती है। सर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फंडामेंटली हर बॉडी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन चीजों से बनी होती है। तो हर एक बॉडी पे जो चार्ज आता है वही इन तीनों एटॉमिक पार्टिकल से आता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन एक मेरा न्यूट्रल है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन वहीं कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो बॉडीज में दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना, हर एक मेटल, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, हर एक पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट होंगे। न्यूट्रॉन को अभी फिलहाल के लिए मैं हटा दे रहा हूं। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं बेचारे, इतना सबको पता है। अब जिस बॉडी में, मान के चलो यहाँ पे एक बॉडी है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, लेट्स से 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 19 प्रोटॉन्स हैं, और मैं आपसे पूछूं ये बॉडी जो है, इसमें देखा आपने प्रोटॉन ज़्यादा है, इसका मतलब सर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। ये बॉडी पॉजिटिव बॉडी है, चार्ज तो है पर पॉजिटिव है। ऐसी अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो नेगेटिव होती, दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल होती। अब सर आप ये बता दीजिए कि, मैं एक पेज ऐड करूंगा, ये बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन आपने बोला नेगेटिव चार्ज्ड है, प्रोटॉन आपने बोला पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे 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 इलेक्ट्रॉन का मास होता है कुछ, हम सबका मास है, डेंसिटी है, वैसी एक और क्वांटिटी अब अपने दिमाग में आप रखिए, जैसे कि मास होता है, डेंसिटी होती है, वैसी एक और क्वांटिटी के हम बारे में बात करेंगे, विच इज क्यू। क्यू क्या है, चार्ज। इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड का वैल्यू तो होगी। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, फंडामेंटल चीज सीख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है। सर मास तो 19.1 इंटू 10⁻31 kg में हम मेजर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ चार्ज है, आपने बोला जो क्या है, नेगेटिव है, पर कितना है, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब।
कूलम्ब जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही ये चीज़ें दी थी, इन्होंने ही पहले लॉ की बात करी थी दोनों चार्जेस के फोर्स की, इसीलिए इनके नाम पे ये यूनिट है कूलम्ब चार्ज की। अब ये जो चार्ज की यूनिट है ये हम एक तरफ से रख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, प्रोटॉन के भी पास इतना ही चार्ज है, बट नेचर दोनों के अलग है, एक थेरा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। किसी भी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन कितने एक्स्ट्रा है या इलेक्ट्रॉन कितने डेफिसिट है, उस अगर हमें वो कोई बता दे, वो n नंबर हमें दे दे कि भाई ये बॉडी आपके पास, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है एंड 10 प्रोटॉन, तो मुझे पता है 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ध्यान देना, एक्स्ट्रा की बात करूंगा मैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 5 एक्स्ट्रा है, वही कंट्रीब्यूट करेंगे इस बॉडी के चार्ज के ऊपर। तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना? सर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने बता दिया है, क्या है ये 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो 5 इलेक्ट्रॉन का कितना? तो बॉडी का टोटल चार्ज हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁹। ऐसे आप किसी भी बॉडी का क्यू तो निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो क्यू मुझे निकालना आ गया है। एंड एक प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन, आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ी होगी क्वांटाइजेशन। वो क्वांटाइजेशन कुछ भी नहीं है, वो यही बोलना चाहती है कि कोई भी बॉडी होगी ये 1.6 इंटू 10⁻⁹ के मल्टीपल में ही उसका चार्ज होगा। उसके अलावा हम पे कोई एटॉमिक पार्टिकल आपने दिया नहीं है, तो उसके अलावा और किसके मल्टीपल में चार्ज हो सकता? हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन को आप आधा कर नहीं सकते, क्वार्टर कर नहीं सकते, होगा तो वो बिल्कुल साबुत तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी हो गई। किसी बॉडी पे, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या किसी बॉडी पे 10 कूलम चार्ज हो सकता है? तो आपका आंसर आप बोलोगे अगर 10 कूलम 1.6 इंटू 10⁻⁹ का मल्टीपल हुआ, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद 10 कूलम को इससे डिवाइड करने के बाद आंसर होल नंबर आया, तभी ये एक वैलिड चार्ज है, वरना ये एक वैलिड चार्ज नहीं है। क्लियर है? और ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁹ सर बार बार हम नहीं लिखेंगे, इसको मैं ई लिखूंगा आपसे। ये ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ई का मतलब है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन। क्लियर है? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो यार, मुझे पता चल गया है फंडामेंटली कि कौन सी बॉडी चार्ज है कौन सी नहीं है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब होता क्या है, ये जो चार्ज बॉडीज हैं इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा कि ये चार्ज बॉडीज ना कुछ आपस में फोर्सेस लगा रही थी। अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने फिजिक्स पढ़ने में आए तो कूलम ने बोला चलो ये बॉडीज फोर्सेस लगा रही है, इजीली हमने बता दिया। अब लाइक वाले हैं, जो लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रही है और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल कर रही है, बट अगर दोनों ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो अट्रैक्ट करती है। ये ऑब्जर्वेशन कूलम देख रहा था, ये ऑब्जर्वेशन सारी कूलम को दिख रही थी, या और किसी हिस्टोरिकल ऑब्जर्वर हमारे फिजिसिस्ट हैं उनको दिख रही थी। बट फिजिक्स क्या बोलता है कि कितना फोर्स, वो तो हमें निकालना ही था कि कितना फोर्स वो लगा रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, ध्यान देना, ये 4 बॉडीज आपके पास है। लेट्स से ये फर्स्ट है, सेकेंड है। फर्स्ट वाली है पॉजिटिव, सेकेंड वाली भी है पॉजिटिव, थर्ड वाली है नेगेटिव, फोर्थ वाली भी है नेगेटिव। अब चारों एक दूसरे पे फोर्सेस लगाइए, ठीक है, चारों एक दूसरे पे फोर्सेस लगाइए। फर्स्ट वाली फोर्थ, अब मैं बता रहा हूं कि फोर्थ वाले में कहां कहां फोर्स लगेगा, पहला, ठीक है, फोर्थ वाले में कहां कहां फोर्स लगेगा। ये फोर्थ वाली बॉडी में देखो, पहले तो जो ये फर्स्ट बॉडी है, क्या ये फोर्थ में फोर्स लगाएगी? जी हाँ सर, जरूर लगाएगी, क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे में फोर्स लगाते हैं। तो कहां लगाएगा? ये पॉजिटिव सर नेगेटिव ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे, समझ आया? दूसरी बॉडी सेकंड वाली भी सर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी। तीसरी सर, तीसरी क्या हो जाएगी? फिर से दोनों नेगेटिव है इस बार, तो ये इसको रिपेल करेगा, मतलब दूर धक्का देगा। ये डायरेक्शन निकालना तो बहुत आसान है, चीजें समझ आ रही थी सबको, ये डायरेक्शन भी हमें समझ आता है, वो आपको वर्ड प्रॉब्लम देगा, डायरेक्शन हम बता सकते हैं। बट क्वेश्चन है कितना फोर्स, कितने न्यूटन का? भाई फोर्स का तो आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट यहां कूलम ने बोला है, यहां ना मास ना एक्सेलरेशन, ना कैसे आप फोर्स निकालोगे, तो कूलम ने दिया था ये फॉर्मूला आपके सामने, F = KQ1 Q2/R²। ये डायरेक्ट फॉर्मूला कूलम ने लिया
एक्सपेरिमेंट करे, देखा कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली, ठीक है। डायरेक्टली मतलब उसके बढ़ने से बढ़ रहा है। तो ऐसे करके उसने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें दिया, जो पूरे पार्ट 1 में यूज़ हो रहा है, पूरे पार्ट 1 में आपकी जो फिजिक्स है। तो ये जो फॉर्मूला है Q1Q2/r², इसमें कौन सा टर्म क्या है ये आपको पता है, ऑलरेडी पता है। मैं फिर से बता देता हूँ, Q1 Q2 तो वो दोनों बॉडीज के चार्जेस हैं, ठीक है, जो कूलम में मेजर हो रहे हैं। अगर दोनों बॉडी के चार्जेस तो कुछ ना कुछ होंगे ना, तभी तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो Q1 Q2 तो सर क्लियर है। आर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, कितने वो दूर बैठे हैं, ये 1 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना है ये वाला, ये भी तो मैटर करता है। तो ये है वो, ठीक है। और k क्या है मेरा, k आप ध्यान रखना, k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹। और ये क्यों k यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मीडियम भी तो डिपेंड करता है ना, ये चार्जेस कौन से मीडियम में रखे, वो तो हमने कंसीडर करा ही नहीं अपने फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करते हुए। तो वो k उसकी कमी पूरी करेगा, मीडियम की। तो ध्यान रखना, k ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम कैसा है, ठीक है ना, मीडियम क्या परमिट कर रहा है, क्या मीडियम परमिट कर रहा है इन चार्जेस को फोर्स लगाने के लिए, या रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस k की वैल्यू होती है 1/4πε0, और इस ε0 की भी वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसी को पूरा सॉल्व करके ऊपर k की वैल्यू आई है। अगर आप ε0 के लिए रख दो, बेसिकली आपको k और ε0 दोनों की वैल्यू याद रखनी है। ये ε0 ही वो परमिटिविटी जिसे हम बोलते हैं, कि कितना परमिट कर रहा है हमारा मीडियम, इस फोर्स को कितना फेवर कर रहा है। समझ आया, ये कूलम ने एक सीधा साधा सा लॉ दिया था। क्लियर है, चीज़ें समझ आई हैं सर। अब आप बताओ कि जो ग्रीन वाला फोर्स है जो फर्स्ट इसमें लगा रहा है, उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं मैं, सेकेंड वाले का भी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं, थर्ड का भी। आपको एक एक करके ये यूज करना है। एक एक करके मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि भाई अगर आपको फोर्थ वाले पे पूरा टोटल फोर्स निकालना है तो आप एक एक करके पहले सॉल्व करिए, तीनों फोर्सेस निकालिए, ठीक है। वेक्टर्स हैं तो उनको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करिए। आई होप वेक्टर्स की तरह ट्रीट सबको करना आता है। तो वेक्टर्स की तरह ट्रीट करने के बाद जो ये फोर्थ है, इस पे फोर्स निकालिए और उन सबको एल्जेब्रिकली या वेक्टरली ऐड कर लीजिए। यहाँ पे एल्जेब्रिकली नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। क्लियर है इतना, कूलम की पूरी स्टोरी आई होप सबको क्लियर है। अच्छा, तो सर अभी हम आगे बढ़े हैं धीरे धीरे और हमें पता चला है कि चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रहे हैं। चार्जेस की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, एक तो फोर्स लगा रहा है, एक तो क्वांटाइजेशन, कितना चार्ज होगा वो सर ई के मल्टीपल में ही होगा सर, ई 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चार्ज एडिटिव होते हैं, चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, चार्ज कंजर्व्ड होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। कुछ चीज़ आपको पता है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आपसे पूछ सकता है, मैं पहले ही पॉइंट नोट करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट, अच्छा अब देखो ये मैंने बीच में एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, ये डायग्राम लिया आपकी बुक से। ये सेंटर में अगर आप देख रहे हो एक बेचारा पॉजिटिव चार्ज बैठा है, लेट्स से ये। अब इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास ना फील्ड होगी। फील्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके आसपास कुछ ना कुछ आप इमेजिन कर सकते हो। ये एक इमेजिनरी चीज़ है, रियल चीज़ नहीं है। ये एक इमेजिनरी चीज़ है कि इसके आसपास एक फील्ड है और उस फील्ड में कोई भी और चार्ज आता है तो ये फटाक से उसमें कौन सा फोर्स लगा देता, कूलम जी ने जो हमने दिया था, F = K Q1Q2/r², ठीक है। तो फील्ड है। अब ये फील्ड अलग अलग पॉइंट में अलग अलग होगी। आप जितना दूर जाओगे फील्ड बेचारे की उतनी वीक होते जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, पार है इसकी आसपास एक फील्ड है, उस फील्ड में कोई भी घुसने की कोशिश करेगा उस पर ये फोर्स लगाएगा। तो वहीं से फील्ड का कॉन्सेप्ट हमने दिया है, ये एक इमेजिनरी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो फील्ड का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/r²। हर एक सिंगल चार्ज की कुछ ना कुछ फील्ड होती है। समझ आया, ठीक है। उसका डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव वाले के लिए फील्ड हमेशा अवे होती है, ऐसे देख रहे हो आप एरो से दूर दूर जा रहे हैं सब। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो फील्ड इनवर्ट्स होती है टूवर्ड्स द चार्ज, बट मैग्नीट्यूड उसका KQ/r² रहेगा। समझ आया, ठीक है। फील्ड का कॉन्सेप्ट भी सर समझ आता है। इसकी यूनिट हम सर निकाल सकते हैं क्योंकि न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। वो चीज़ आप खुद भी देख सकते हैं, यूनिट निकालना मैंने आपको बहुत बार सिखाया। नेक्स्ट, फ्लक्स क्या है।
अब हमने ये तो इमेजिन कर लिया कि इसके आसपास फील्ड है, हम एक और चीज़ इमेजिन करते हैं, ये अपने आसपास फील्ड लाइंस थ्रो करता है बाहर, फील्ड लाइंस थ्रो करता है, और वो लाइन अगर किसी भी दूसरा जो बेचारा घूम रहा था चार्ज, उस लाइन के साथ इसका इंटरेक्शन हुआ तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा जो कूलम जी ने हमें दिया था। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? अब ये फ्लक्स जो है उसको पहले मैं सिंबल देख लो फ्लक्स का, कहीं एग्जाम में आया बोल रही क्या है, ये है फ्लक्स का सिंबल जो मैंने बनाया, फाई जिसे बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? एक चार्ज अगर मेरे पास रखा है, इसके पास एक छोटा सा एरिया है, एरिया लेट से यहाँ पे मैंने एक एरिया ले लिया, ठीक है, इस एरिया से हमने ये बात कर ली है कि वो लाइन छोड़ रहा है हर तरफ अपने, इस एरिया से जितना भी लाइंस पास हो रही है, लेट्स से 5 लाइंस पास हो रही है इस एरिया से कॉन्टिन्यूसली, तो फ्लक्स कितना निकल रहा है? 5। ठीक है, लेट्स से 100 लाइंस पास हो रही है तो फ्लक्स कितना निकल रहा है? 100। फ्लक्स इज नथिंग, कुछ नहीं है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, फील्ड से रिलेटेड ही है, फील्ड लाइन से रिलेटेड है, तो ये फील्ड लाइंस है। ठीक है, फ्लक्स उतना होता है। अब फील्ड लाइंस की ना कुछ प्रॉपर्टी है, एक तो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर जाती, क्योंकि अगर फील्ड लाइंस कहीं इंटरसेक्ट कर जाए, मैंने क्या बोला था, फील्ड लाइन पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल आता है वो उस पर फोर्स लगाता है, अगर ये इंटरसेक्ट हो गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो जगह फोर्स लगेंगे जो वैलिड ही नहीं है। ये आपसे कई बार वो पूछेगा, 100% पूछेगा कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती। क्लियर है? फील्ड लाइंस इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं होती क्योंकि 2 डायरेक्शन हो जाएंगे फिर फोर्स के, जो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको पता है पन क्या आता है, आपने हाफेली दिया है, प्री बोर्ड्स दिया है। ठीक है, अच्छा, तो फील्ड लाइंस की ऐसे कितनी प्रॉपर्टीज है ये आपको याद रखनी है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, होती क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उनसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो आप याद रखेंगे, आपकी बुक में इजीली मेंशन है हर जगह। तो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है फील्ड लाइंस की। समझ आया? कितनी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव में खत्म होती है। ठीक है, जहां डेंस है फील्ड लाइन, जहां पे डेंस होगी, लेट्स से वहां से अगर डेंस होगी तो फ्लक्स ज्यादा पास होगा, तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। लॉजिक हल्का हल्का हम लॉजिक भी लगाएंगे। ठीक है, अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, मान के चलो ये एरिया है, ठीक है ये वो एरिया है और फील्ड लाइन यहां से ऐसे पास हो रही है, 1 2 3 फील्ड लाइन बात हो रही है, तो फ्लक्स हो गया 3। ये यूनिट एरिया की बात होती है, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, इस बार ये फिर से एक एरिया है पर फ्लक्स इस टाइम पास हो रहा है थोड़ा सा, देख रहे आप, स्ट्रेट पास नहीं हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर उस एरिया के नहीं गया, थोड़ा सा स्लांट गया है। ध्यान देना, जो अभी मैं आपको बात बताने वाला हूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना। ये सर थोड़ा स्लांट वे में गया है, ठीक है, ऐसे जा रहा है फ्लक्स, पर मेरा एरिया बिल्कुल सीधा है, फ्लक्स थोड़ा सा एंगल बना के जा रहा है। अब की बार कुछ एंगल है, पहले बार बिल्कुल परपेंडिकुलर गया था, अब जो ये एंगल इससे बना रहा है। बट मुझे क्या मैटर करता है, मेरे लिए मैटर करता है कि उस एरिया के परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो सर ये तो 3 जो है वो परपेंडिकुलर तो नहीं जा रही है सर, ये तो ऐसे स्लांट में जा रही है, तो इसको परपेंडिकुलर करने के लिए या इसको इस कंपोनेंट में लाने के लिए हम कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, कॉस का कंपोनेंट यूज करते हैं। क्यों? कोई भी अगर आपके पास, मैं आपको समझा देता हूं, कोई भी अगर आपके पास वेक्टर है ना ऐसे, इसका जो बेस वाला कंपोनेंट होता है, लेट्स से एंगल थीटा है, ये वेक्टर है, लेट्स से ई है, तो नीचे वाला हो जाएगा ई कॉस ऑफ थीटा और ये परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा ई साइन ऑफ थीटा। ये होता कैसे, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा, अगर इस ट्राइंगल में मैं कॉस थीटा लगा दूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वहां से हाइपोटेन्यूज बेस मेरा क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा, और सिमिलरली इस ट्राइंगल में, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी मैं लगाऊं तो वो ई साइन थीटा बन के आ जाएगा। इसी रीजन से मैं ई में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, जो परपेंडिकुलर इसमें पास हो रही है, मतलब इन लाइंस में मैं इंटरेस्टेड हूं। ये वाली ई, ऊपर वाली तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, नीचे वाली को मैं ई कॉस थीटा बोल देता हूं। तो क्या, और मल्टीप्लाई किससे होगा, एरिया भी तो होगा, एस, एरिया को मैं ए से भी लिख सकता हूं, एस से भी, फिलहाल आप ए लिख दीजिए अगर आपको एरिया ए से ज्यादा अच्छा लगता है। तो सर फ्लक्स क्या होता था, ई ए होता था, पर उसमें सर कॉस थीटा का एक और कंपोनेंट आ गया। तो क्या मैं फ्लक्स को ई क्रॉस ए लिखूंगा या डॉट ए, वेक्टर है डॉट ए, क्योंकि डॉट ही तो सर कॉस बनता है खुल के। यही रीजन है, दिस इज द ओनली रीजन क्यों आप फ्लक्स को ई ए कॉस थीटा पढ़ते हैं, ई ए साइन थीटा नहीं पढ़ते, ई ए नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ई ए कॉस थीटा पढ़ते हैं। क्योंकि मैं जब एरिया से, उस सरफेस एरिया से फ्लक्स निकलने की बात करता हूं, मैं ये बात करता हूं उसके जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में
कितना फ्लक्स निकल रहा है। अगर वो स्लांट में है तो मैं थीटा कॉस वाला निकाल देता हूँ। क्यों कॉस की बात करी वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको समझ आई होगी चीज़। पढ़ते हम हमेशा है, मैं आपको पढ़ते हम हमेशा है, क्या पढ़ते हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू सर ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। क्या है ये ई डॉट डी एस, वाई डॉट, क्रॉस क्यों नहीं है, इसके पीछे आपको समझना है चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे हमने ये समझा, थोड़ा आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी आप तो डायरेक्ट याद करो, आपका काम तब भी बनेगा, बट आपको याद रहे, आप समझे वो चैप्टर आपसे क्या बोलना चाह रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। अब वो कैसे भी क्वेश्चन घुमा दे, आपको कॉन्सेप्ट पता है कि फ्लक्स एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। क्लियर है फ्लक्स की कहानी, ठीक है। फ्लक्स क्लियर है, फील्ड लाइंस क्लियर है, चार्ज भी क्लियर है, हम चीज़ें थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहे हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब क्या आपके पास एक समस्या है, प्रॉब्लम है कि कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। मतलब जो कूलम ने इतने मेहनत से लॉ दिया था k q1 q2 होल अपॉन r स्क्वेयर, जहाँ पे सारी क्वांटिटीज हमें पता है क्या क्या है, ये जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मैं बोल रहा हूँ ये ट्राइंगल शेप का ऑब्जेक्ट है या स्पेयर शेप का ऑब्जेक्ट, इसके लिए कूलम लॉ एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ पॉइंट चार्ज है। और पॉइंट चार्ज तो प्रैक्टिकली है ही नहीं। अगर बोलूँ मैं ये चार्ज है पेन और ये चार्ज है मेरी फिस्ट, तो यहाँ पे इनके बीच में फोर्स लगाने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कूलम ने एक लिमिटेशन दे दी, ठीक है। तो उसके लिए आता है मेरा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन बनता है, देखते हैं हम क्या है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये बोलता है, ध्यान देना, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, देखो मान के चलो, फटाफट से इसको समझ लेंगे, फटाफट से, ठीक है, आ जाओ। मान के चलो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, वायर है, इसके वजह से यहाँ पे इस पॉइंट P पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पर कूलम ने बोला है आप इसके वजह से जो फील्ड का फॉर्मूला है ना, E इक्वल्स टू के क्यू होल अपॉन आर स्क्वायर, ये मत यूज़ कर लेना भैया, ये तो पॉइंट के लिए है, ये तो पूरी लाइन है। तो क्या मैं लाइन को इनफाइनाइट पॉइंट मान सकता हूँ? मैं मान के चलता हूँ इसमें इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस हैं बहुत सारे। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान देना, मैं क्या करूँगा, किसी भी एक पॉइंट की वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल सकता हूँ। उसके लिए तो एप्लीकेबल है ना भैया कूलम भैया फॉर्मूला है, बट फिर मुझे सारे पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा। अब इनफाइनाइट पॉइंट को ऐड करना, चलो 4-5 पॉइंट होते तो ठीक है, एक इस पूरे पेन में तो सर मिलियंस ऑफ पॉइंट हो जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट हो जाएंगे, उसको कैसे ऐड करोगे? उसी ऐड करने की मेथड को मैथ्स हमें बताता है कि इंटीग्रेशन यूज कर लो, इंटीग्रेशन यूज कर लो। इंटीग्रेशन ने क्या बोला? इंटीग्रेशन ने बोला है कि, ध्यान देना, इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी कुछ लैम्डा, और उसको हम बोल देंगे डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एल, या क्यूब लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। ये डी क्यू क्यू यूज करा है हमने, छोटे चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक लीनियर था, इसको इसलिए इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। अगर मैं सरफेस में चले जाऊँ, लेट्स से मैं सरफेस में चले गया, यहाँ पे भी बहुत सारे क्या होंगे, पॉइंट चार्जेस होंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ध्यान देना, इस केस में मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करूँगा जो डी क्यू बाई डी ए होगा, इस बार डी क्यू बाई डी ए होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा है वॉल्यूम, जिसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर कोई 3D फिगर है मेरे पास, लेट्स से बॉक्स है, क्यूबिक बॉक्स, उसमें क्या मैं यूज करूँगा, रो, ये रो है, ठीक है, रो इक्वल्स टू डी क्यू होल अपॉन डी वी वॉल्यूम। अब होता क्या है, जब यहाँ से आपको क्या लैम्डा की वैल्यू आपको दे देगा, लैम्डा की वैल्यू आपको देगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेगा चार्ज बताओ, लेंथ भी दे देगा, बोलेगा चार्ज बताओ। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर मैं डी क्यू को यहाँ रखूँ तो ये लैम्डा डी एल हो गया। अब मुझे तो क्यू चाहिए, डी क्यू नहीं चाहिए, डी क्यू तो एक छोटा चार्ज है, मुझे पूरा चार्ज चाहिए, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, क्यू लिखूंगा, या दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो इधर वाले बन गया क्यू, लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेट कर दो आप डीएल को, हो गया। समझ आया? ऐसे आपका ये हर तीनों जगह एप्लीकेबल होगा, पता होनी चाहिए आपको ये चीज़ें। इतना आपको इसमें हाई लेवल के न्यूमेरिकल नहीं देगा बोर्ड एग्जाम में, बट आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। और कैसे आप चार्ज निकालोगे, क्या लैम्डा, सिग्मा और रो होते हैं, क्लियर है?
क्यों हम यहाँ पे आए, मैंने आपको रीज़न भी दिया है क्यों मैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहा हूँ सर, जब नॉर्मली मेरे पे फॉर्मूला है, क्योंकि कूलम ने ये स्टेटमेंट जब मुझे बोला कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, वहाँ मैं फंस सा गया, तो मुझे ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ी ताकि मैं वो फॉर्मूला जो कूलम ने हमें दिए हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर पाऊँ। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से आया। अब गॉस देख लेते हैं, गॉस की थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। गॉस ने क्या बोला, ध्यान देना। गॉस मुझे बोलता है कि फ्लक्स, जितना भी फ्लक्स निकलता है किसी सरफेस से, अगर वो सरफेस क्लोज्ड है, अगर वो सरफेस क्लोज्ड है पूरा, ठीक है, क्लोज सरफेस है कोई, ठीक है, वहां से कितना फ्लक्स निकलेगा दैट डिपेंड्स कि उसके अंदर कितना चार्ज है। फ्लक्स के आपने ध्यान देना, फ्लक्स का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ई ए कॉस थीटा, एक और फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। दोनों फॉर्मूला क्या सेम है? हाँ, दोनों फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। नीचे वाला फॉर्मूला एक छोटे एरिया एलिमेंट के लिए, डी एस जहाँ पे मैं बोल देता हूँ छोटा, बहुत ही छोटा पॉइंट चार्ज। जब मैं किसी भी चीज़ को पॉइंट के रिस्पेक्ट में करता हूँ ना, चार्ज तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको मैं पॉइंट चार्ज को मैं क्यू लिख रहा हूँ, पर पॉइंट चार्ज को डी क्यू लिखता हूँ, एरिया को मैं एस लिखता हूँ, पॉइंट साइज एरिया को डी एस लिखता हूँ। क्लियर है? ठीक। तो गॉस ने पूरा कॉन्सेप्ट हमारा चेंज कर दिया। गॉस ने बोला फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ईजी कर दिया उसने, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ई ए कॉस थीटा कुछ नहीं। क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इज ऑलवेज क्यू होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितना क्यू है उसके अंदर जितने चार्जेस हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो, मान के चलो सर ये क्यूब है, बिल्कुल बंद है चारों तरफ से, इसके अंदर दो चार्जेस है, एक 5 कूलम एक -10 कूलम। अब बताओ कितना फ्लक्स निकलेगा इससे? इसके अंदर नेट चार्ज कितना है? नेट मतलब सर दोनों को ऐड करूँ, एडिटिव होता है ना चार्ज, एक चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो 5 और -10 कितना होगा? -5। तो सर क्यू की वैल्यू, क्यू नेट मेरा आ गया -5। तो सर इसके अंदर फ्लक्स क्या -5 ओपन होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा? हाँ, तो यहाँ से आपका फ्लक्स, ये गॉस ने बताया आपको, तो गॉस का थ्योरम हम खोल देते हैं। गॉस का थ्योरम बोलता है कि फ्लक्स निकालने के लिए आपके पास पहले से एक फॉर्मूला तो था, बट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक और फॉर्मूला आ चुका है। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको गॉस लॉ अच्छे से सिखाया, ठीक है, बता दिया एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या बोलेगा कि पॉइंट चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है सर, बट अगर आपको बोले कि डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पर सर डाइपोल क्या होता है? डाइपोल इज नथिंग बट एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। मान के चलो +5 कूलम ये है, -5 कूलम ये है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत ही छोटा है, तो ये एक डाइपोल हो गया। ठीक है, ये एक डाइपोल है। ध्यान देना, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों सेम होंगे, मतलब दोनों 5 इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम होगा। बोलेगा इसकी वजह से भाई पहले इसके एक्सियल पॉइंट, मतलब यहाँ पे बता दो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक ही फॉर्मूला है, KQ होल अपॉन R²। क्या यही फॉर्मूला है? आप सेंटर से डाइपोल की डिस्टेंस लोगे, लेट्स से R, इसको आपने मान लिया AA, तो प्लस ये 5 कूलम वाले के लिए क्या आप नहीं निकाल सकते? आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है ना, तो मैं इसकी डेरिवेशन नहीं कराने वाला आपको, क्योंकि आपको आती है, क्योंकि ये डेरिवेशन है ही नहीं, ये एक न्यूमेरिकल की तरह आप सॉल्व करेंगे। क्या करोगे आप? +5 कूलम में, +5 कूलम में क्या आप ये लगा सकते हो E = KQ अपॉन R²? हाँ सर लगा सकता हूँ। E = K की वैल्यू सर मुझे पता है, Q की वैल्यू सर 5 है, R² सर R कितना होगा यहाँ पे? R है, ध्यान देना, ये डिस्टेंस उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो कितना होगा? R-A। ठीक है, R-A, तो यहाँ मैं लिख दूंगा R-A का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप +5 के लिए भी निकालोगे, दोनों के डायरेक्शन क्या आपको पता है? सर हाँ पता है। सर ये पॉजिटिव है ना, ये वाला पॉजिटिव है ना, +5, तो -5 है ना सर, -5 ये अपनी तरफ इनवर्ड्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बताया था। सर ये +5 है ना, ये आउटवर्ड की तरफ, सर इनका नेट क्या होगा? माइनस कर देंगे। समझ आया? सिमिलर सी चीज़ वो पूछ सकता है। अब इक्वेटोरियल प्लेन में बताओ, इक्वेटोरियल प्लेन के करते हुए कि इक्वेटोरियल प्लेन में कोई पॉइंट है, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटोरियल प्लेन बोला गया है। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, वहाँ पे आप क्या करोगे? वहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, वहाँ पे आप ये वाला डिस्टेंस ले लोगे R, और ये कितना होगा?
आप पाइथागोरस से इजीली निकाल सकते हो। ये ए है, इसको आपने आर बोल दो या इसको डी बोल दो तो वो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसका भी स्क्वायर करोगे, ऐसे ऐसे करके आप यहाँ भी फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं, जिसको वेक्टर आता है वो बना पाएगा। यहाँ पे क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। अगर आपको इन डेप्थ डेरिवेशन चाहिए इसकी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हम इन डेप्थ डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसके आगे काम आपका है, क्योंकि आप कर सकते हो। अगर आप अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, एक के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, दूसरे के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, दोनों के डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होंगे। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े डायरेक्शन, तो आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करोगे। क्या आपको ये जो मैंने समझाया था ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं है? तो किसी भी वेक्टर को आप किसी भी डायरेक्शन में उसका रेजोल्यूशन कर सकते हो अगर टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं। समझ आया? दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आई होप सब काफ़ी बच्चों को ये चीज़ें पता है, जिनको नहीं पता है उनको आता है, बट आपको एक बार पेन उठा के करना पड़ेगा। क्लियर है? बने हैं क्या हम लोग? ठीक है। अच्छा, अब क्या बता रहा था मैं आपको कि गॉस लॉ जो है उसके वजह से आपको क्या करना है, एक पहले तो स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये कंडक्टर है, इसके वजह से कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सर हमें क्यों करना पड़ रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो के क्यू होल अपन आर स्क्वायर होता है। ये हमें क्यों करना है फिर? ये हमें इसलिए करना है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना बच्चे, वो पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है ना भाई, ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। बट ये तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लॉन्ग वायर दे दी, ठीक है। तो यहाँ हम लगाएंगे गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ ने हमें बोला था क्या गॉस लॉ ने ये नहीं बोला ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अच्छा, तो लगाओ। पहले गॉसियन सरफेस बनाने के लिए इसके लिए ये वाला ऐसे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन जाएगा। इसके लिए मेरा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना जाएगा। इसमें ई की वैल्यू आपको निकालनी है। डी क्या होगा? डी क्या है? ये पूरा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? किस किस को पता है कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? और निकालना भी बहुत इजी है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, ठीक है। वहाँ पे आप ds की वैल्यू रखेंगे। और q आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या हम q ले सकते हैं? नहीं ले सकते सर। क्यों नहीं ले सकते हम? क्यों? क्योंकि यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू होल अपॉन क्या? डी क्यू होल अपॉन डी, लीनियर है ना ये, तो डी एल होगा ना। यहाँ पे आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्यू की जगह आप लैम्डा इंटू डी एल या लैम्डा एल लिख सकते हैं। क्लियर है? आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपके पास, ठीक है। सिमिलरली वो आपको बोलेगा, इससे निकल जाएगा ना, मैं आपको करके बता देता हूँ। ई है इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल्स टू क्यू होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके तीन सरफेस है सर, एक तो एक कर्व्ड वाला हो गया, एक ठीक है, एक कर्व्ड वाला हो गया, मिट क्यों जा रहा है बार बार, एक कर्व्ड वाला हो गया। जो ऊपर और नीचे जो राउंड सरफेसेस हैं, यहाँ पे हम नहीं काउंट करेंगे ई डॉट डी एस। क्यों नहीं काउंट करेंगे सर? क्यों नहीं करना चाहिए ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, सरफेस यहाँ है। मैंने क्या बोला था, हम मैटर क्या करता है कि यहाँ कितनी जा रही है, उस सरफेस पे कितना फ्लक्स जा रहा है, वहीं से फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं। बट सर फ्लक्स तो ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, लाइन से, इस लाइन से, पहले मैं आपको ये समझ लो, इस लाइन से फ्लक्स निकल कर आ रहा है, इस लाइन से ऐसे बाहर की तरफ फ्लक्स निकलता है। जैसे अगर ये वो लाइन है तो ऐसे फ्लक्स निकल रहा होगा हर डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे फ्लक्स निकल रहा है हर डायरेक्शन, ध्यान देना। और ये आपने सिलेंडर बना दिया। अब ऊपर वाला जो सरफेस है उससे ऐसे फ्लक्स निकल रहा है, ऊपर की साइड कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहे हैं ऐसे आउटवर्ड्स, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड्स, नेगेटिव होगा तो इनवर्ड्स, बाहर की तरफ फ्लक्स निकल रहा है, ध्यान देना। तो ये जो सरफेस है ऊपर वाला, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ऊपर वाला नेगलेक्ट क्यों करा गया है? क्योंकि भाई जो ऊपर वाला सरफेस है और जो फ्लक्स निकल रहा है, क्या उसके बीच में एंगल 90 नहीं है? ये जो सरफेस है, हर एक सरफेस का एंगल कहाँ होता है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। और फ्लक्स मेरा यहाँ निकल रहा है, तो इन दोनों के बीच में एरिया वेक्टर ऊपर है और ये मेरा फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन दोनों के बीच में एंगल 90 और cos 90 0। कॉस ही क्यों लिया है उसका हमने फ्लक्स वाले केस में आपको बताया था। क्यों कॉस लेते हैं? क्यों डॉट है वहां पे, डॉट क्यों है वो भी रीजन आपको बताया। रीजन आपको हर चीज का पता है, एप्लीकेशन आपको करनी है। इसके बाद आप बुक पढ़ोगे ना, एक बुक की रीडिंग मारोगे जो आपको 20 से 25 मिनट लगेगा एक चैप्टर की रीडिंग मारने में। पीडीएफ्स आपको है, बुक्स आपके पास है,
तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आता है। तभी यही वो रीज़न है क्योंकि कॉस वहाँ पे क्या हो जाता है, फील्ड लाइंस तो मेरी बाहर की तरफ निकल रही है सर, इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर की साइड है, वहाँ सर कॉस 90 बैठता है, कॉस 90 0 हो जाता है। तभी मैं ऊपर नीचे वाले एरिया को नेग्लेक्ट करके सिर्फ ये वाला सरफेस वाला एरिया ले रहा हूँ जो उसके बाहर घूम रहा है। सिलेंडर का सर ये होता है ना कर्व सरफेस एरिया 2πRL, क्लियर है, ठीक है। तो उस कर्व सरफेस एरिया की आपको यहाँ वैल्यू रखनी है 2πRL। अब वो सरफेस यहाँ पे सिलेंडर की जगह क्यूब होता तो क्यूब का एरिया कितना, a²। क्यूब का एरिया कितना, ऐसे होता ना हर एक सरफेस का एरिया a²। यहाँ सिलेंडर था तो क्या लिया हमने 2πRL। ऐसी कोई भी फिगर हो सकता है, आपको उसका एरिया पता होना चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है, समझ आता है। ऐसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब वो स्पेयर के लिए भी बोलेगा, ऐसा स्पेयर है, सिर्फ 3 ही चीज़ के लिए बोलेगा आपको, वो 3 चीज़ कौन सी है वो भी आपको पता है। स्पेयर के लिए बोल देगा इस पॉइंट पे फील्ड निकालो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K/R² लगा दे क्या, नहीं लगा सकते, पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। सर स्पेयर के लिए क्या करें, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना दो जो एक स्पेयर ही बन रहा है। स्पेयर से लाइन सर ऐसे निकलेगी बाहर, ठीक है, ऐसे बाहर निकलेगी, क्लियर है। तो क्या सर मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ गॉस लॉ, इंटीग्रेशन E.ds इक्वल्स टू Q/ε0। फिर यहाँ पे मैं Q यूज़ कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। अगर आपको पूरे इस स्पेयर का Q पता है तो उसको Q लिखो, नहीं पता है तो आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा के टर्म्स में भी लिख सकते हो। इस टाइम पे जो स्पेयर होगा यहाँ पे कौन सा वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे आप, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर नहीं, लीनियर सरफेस नहीं, वॉल्यूम वाला, रो जिसको बताया था ऐसे लिखते हैं ना रो। या आप डायरेक्टली आपको उसको Q पता है तो Q भी यूज़ करते हो। प्लीज़ क्लियर रखना अपने दिमाग में ये चीज़, ठीक है। E.ds हुआ। अब E मेरे पास है, ds क्या आपको, अब मेरे पास सरफेस कौन सा है भाई, बाहर कौन सा सरफेस है, स्पेयर के बाहर स्पेयर ही है। स्पेयर का कितना सरफेस एरिया 4πR²। सर इस केस में आपने एंगल क्यों नहीं लिया थीटा, हर बार तो आप बोलते थीटा लेते, ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, बाहर, और एक स्पेयर का एरिया वेक्टर कहाँ होता है, बाहर, दोनों सेम डायरेक्शन में है। cos 0 मतलब 1, तभी यहाँ पे cos वाला टर्म नेग्लेक्ट करा जा रहा है, नेग्लेक्ट नहीं करा जा रहा, 1 है उसकी वैल्यू, होगा यहाँ पे E/ds और cos थीटा होगा, ठीक है ना, क्लियर है। इसको आप क्या लिख सकते हो, Q/ε0। Q क्या, इस अंदर वाले स्पेयर का चार्ज, क्योंकि गॉस ने बोला था सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसको हम यहाँ पे Q नेट में लिखते हैं। तो क्या यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ गई, Q/4πε0R²। सर ये तो मैच कर गया, किससे मैच कर गया, पॉइंट वाले से। तो एक स्पेयर या शेल आप कुछ भी बोलो, उसका ये कंडक्टिंग शेल है, ठीक है ना, उसका और पॉइंट चार्ज का सिमिलर से निकल के आता है। अगर आप कंडक्टिंग शेल है तो ध्यान रखना, कंडक्टिंग शेल के केस में चार्ज सिर्फ सरफेस में लगे होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। तो अगर आपको कोई बोले कि अंदर ये बाहरी बाहर चार्ज है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई बोले अंदर ये पॉइंट P है, यहाँ पे निकाल दो, क्या निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाओगे, फिर से एक स्पेयर, बट चार्ज तो मेरा बाहर है, क्या अंदर कोई चार्ज है क्या, क्योंकि आपने बोला सर कंडक्टिंग स्पेयर के केस में, ध्यान रखना कंडक्टिंग स्पेयर मेटल के केस में बाहर ही चार्ज घूम रहा होता है। और अगर बाहर चार्ज घूम रहा होता है अंदर, तो जब मैं ये गॉस लॉ लगाऊंगा E.ds इक्वल्स टू Q/ε0, क्या उस केस में Q जो अंदर स्पेयर के अंदर यहाँ इस एरिया में जो मैं मार्क कर रहा हूँ, क्या यहाँ कोई चार्ज है, 0 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तभी बोलते हैं मेटालिक स्पेयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। समझ आता है आपको थोड़ा थोड़ा ये बात, क्लियर है। ऐसी आपको चार्ज शीट के लिए भी बोल सकता है, पर वो आप खुद करेंगे एंड मुझे बताएंगे उसमें क्या सरफेस है। ये जो चार्ज शीट है लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज शीट, क्यों हम इनफाइनाइट लेते हैं हर केस में, इनफाइनाइट इसलिए लेते हैं ताकि डायरेक्शन एक जगह हो पाए, क्लियर है। E.ds इक्वल्स टू Q/ε0, गॉस की वजह से हमें पॉइंट चार्ज, मतलब अभी तक कूलम ने हमें क्या बताया, पॉइंट चार्ज की वजह से बताया सारी चीज़ें, बट अब गॉस ने हर चीज़ के मतलब 3 चीज़ और ऐड हो गई हमारे उसमें, एक लाइन चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग, एक स्पेयर मेटालिक स्पेयर या शेल बोल सकते हैं आप, और तीसरा क्या है, शीट, चार्ज शीट। इन तीनों के वजह से गॉस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं वो आपसे पूछ सकता है। डेरिवेशन के चांसेस आ सकता है, डेरिवेशन आ सकती है, बट आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहना है। तो ये था अभी तक का चैप्टर 1 खत्म हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं हम टॉपिक्स, प्लीज़ आ जाओ। इलेक्ट्रिक चार्जेस, सर पता चल गया चार्ज क्या होता है,
ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सर चार्ज कंजर्व होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर तो हो सकता है पर क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम, ठीक है। कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, सर K Q1 Q2 अपन R², और सर डायरेक्शन तो हम खुद से करके दिखाएंगे, कहाँ अट्रैक्शन होता है, कहाँ रिपल्शन होता है, और कैसे दो डायरेक्शंस को आप सॉल्व करते हो। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी सॉल्व करते हो, और दूसरी चीज़ क्या करते हो, रिजल्टेंट से भी सॉल्व कर सकते हो। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है बहुत सारे चार्जेस अगर आपके पास है तो एक एक करके धीरे धीरे से, पहले इसके वजह से कितना लगेगा फील्ड या फोर्स, इसके वजह से, फिर इसके वजह से, तीनों को वेक्टर्स के साथ ऐड करेंगे। ऐसे नहीं एक 10 आया, एक 20 आया, एक 30 आया, तीनों मिला के 16 नहीं होता ऐसा। अलजेब्रा वेक्टर्स के लिए अप्लाई नहीं होता है, किसके लिए अप्लाई होता है, स्केलर क्वांटिटी के लिए। फ्लक्स जब हम निकालेंगे, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, प्लीज कमेंट करके बताना। देखो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, रो और सिग्मा, ठीक है। फील्ड सर पता चल गई, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, सर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये क्या टॉपिक है, ध्यान देना इस चीज पे, क्या टॉपिक है। देखो अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से ऐसे, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट्स से यहाँ पे कोई चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहाँ जाएगा, ये फील्ड की डायरेक्शन में तैरता हुआ चले जाएगा, बिल्कुल ऐसे फील्ड की डायरेक्शन में तैरता हुआ आगे चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर किसी चार्ज पे फोर्स लगाएगी, कि हमने ये पढ़ा था ना, हर एक पॉइंट के आसपास फील्ड है उस पर फोर्स लगता है। अच्छा दूसरा, वैसे ही उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कोई डाइपोल मैंने रखा है, ये डाइपोल रखा है, एक पॉजिटिव होता है सर डाइपोल, एक नेगेटिव होता है, ये +3 होगा तो दूसरा वाला भी +-3 होगा, यही तो डाइपोल की डेफिनेशन है। अब होगा क्या इस केस में, इसमें फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा। क्यों मैं बता देता हूँ आपको, ये +3 वाला किधर जाएगा सर, इधर बहता हुआ चले जाएगा, आपने बोला था। ये -3 वाला किधर जाएगा सर, उल्टी तरफ बहता हुआ जाएगा। नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट तरफ बहते हैं, या फोर्स लगता है उसमें, तो ये यहाँ बहता हुआ चल जाएगा। अब एक ये है, एक लग रहा है इधर, एक लग रहा है इधर, तो ये टॉर्क करके घुमा देगा इसको, ठीक है, टॉर्क करके घुमा देगा। समझ आया समझ आया। और इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की वजह से एक क्वांटिटी और निकल के आती है जिसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, जो कुछ नहीं होता है, Q × D होता है। Q मतलब क्या, इस केस में मैं बताऊं, Q मतलब 3, एक ही लेना है आपको दोनों में से, हाँ 3, 6 मत कर देना प्लस करके, सिर्फ एक को, एनी ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, लेट्स से इनके बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर्स, तो 3 × 2, तो डाइपोल मूवमेंट आ गया 6। डायरेक्शन कहाँ है इसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होती है, जो कहाँ से कहाँ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ आया, क्लियर है डाइपोल, ओके। तो डाइपोल भी मेरा क्लियर है कि डाइपोल पे टॉर्क लगता है सब जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है। अब इसका कितना टॉर्क लगता है उसकी डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आती है तो आप डेरिवेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, चांसेस कम है बट पूछ सकता है। फ्लक्स देखा क्या, गॉस लॉ देखा, एप्लीकेशंस देखी, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट जो मैंने आपको बताई थी एरिया, और यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल, इनसाइड आउटसाइड दोनों बता दिया मैंने। इनसाइड तो सर 0 है, याद भी हो गया, याद रहेगा, और निकालेंगे सर कोई भी फिगर के लिए निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये था आपका चैप्टर 1, ठीक है, पूरा गॉस लॉ। अब आ जाओ आप चैप्टर नंबर 2, ठीक है। देखो इन डेप्थ डेरिवेशन में आपको नहीं कराऊंगा, बट इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि डेरिवेशन आपसे होगी खुद से। क्लियर है, अच्छा। अब आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कहानी में आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने इस चैप्टर में 2 फोटो दिख रही है आपको। राइट वाला ड्यूरेसेल का सेल तो हर किसी ने देखा होगा अपने पास, ठीक है, यूज़ करा है आप लोगों ने बहुत जगह, खिलौनों में, घड़ियों में, काफ़ी जगह आप ये सेल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। पर सर लेफ्ट में एक आला सा छोटा सा ये 2 यहाँ पे टर्मिनल है, ये क्या चीज़ है, कितने बच्चों को पता है ये चीज़? मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर में हम इन दोनों डिवाइसेस के बारे में ही ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा हम इन्हीं के चक्कर में इतनी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो ये ऊपर वाला तो एक सेल होता है जो आप सबको पता है, नीचे वाला है कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 47 माइक्रोफैरेड किसी को दिखा क्या? 47 माइक्रोफैरेड किसी को दिखा क्या? ये 47 माइक्रोफैरेड इसका कैपेसिटेंस है। और बेसिकली ये जो डिवाइस है आपके नीचे दिख रहा है जो, ये क्या करता है, ये चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। C = Q/V, यही होता है क्या फॉर्मूला, देख लेना, ठीक है ना।
चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। और दिखने में अगर जब हम इसको बनाते हैं ऐसे डायग्राम वाले फॉर्म में, तो जब मैं पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर की बात करूँ, दो पैरेलल सी प्लेट होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, ये एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है। ये चार्ज को स्टोर करता है। स्टोर करने का मतलब इस पर आप अगर इसको आप पार दोगे तो ये एक अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रखता है, जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। चार्ज स्टोर कर रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या है, इसके लिए आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी छोटी सी। क्या, ढंग से सुनना, ढंग से सुनना। एक चार्ज है मेरे पास, बहुत ही अच्छा प्यारा सा चार्ज है 5 कूलम का। ये चार्ज आराम से यहाँ पे बैठा रहता है और आसपास जितने चार्जेस इसकी फील्ड में आएंगे, सर आसपास इसके फील्ड भी तो होगी, वो भी बना दो सर ज़रा। ये फील्ड है सर, फील्ड लाइंस भी तो होगी सर, वो भी बना दो। ये फील्ड लाइंस है, हर तरफ जा रही है सर। ये कहाँ तक जाएगी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर? ये जाएगी जहाँ तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक आप इमेजिन कर सकते हो। मतलब सर इन्फिनिटी तक जाएगी क्या, पूरे सन तक, सन से भी आगे? हाँ, इन्फिनिटी तक ये फील्ड लाइन जाती रहेगी, ठीक है। अब ध्यान देना, इसका मतलब सर इन्फिनिटी तो बहुत ही दूर हो जाता है, इन्फिनिटी तो मतलब इमेजिनरी है। तो सर जितने भी चार्जेस, मान लो सर ये बेचारा यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज है, क्या ये 5 कूलम वाला 3 कूलम में फोर्स लगाएगा? तो ये तो फोर्स लगा के सर इसको भेजते रहेगा इन्फिनिटी तक, जब तक ये नहीं पहुंच जाता। हाँ, इस पे वहां तक फोर्स लगाएगा। अब देखो, अगर मान के चलो अब ये 3 कूलम चार्ज यहाँ पे है, 3 कूलम चार्ज, ठीक है। अब इस 3 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी पे ये बैठा है, अब इसको आना है 5 कूलम के एरिया तक। अब आने के लिए इसको ऐसे चलते फिरते नहीं आ सकता ये कैसे आएगा? इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए, इसके पास वर्क करने का कुछ क्या होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए जो वर्क कर सके। मतलब इसको वर्क करना पड़ेगा, तभी ये इसके एरिया में घुस पाएगा। अब ये वर्क करना चला था, तो जैसे ही इन्फिनिटी से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना स्टार्ट करा, तो ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। क्यों वर्क करना स्टार्ट करेगा सर? ऐसे भी तो पैदल मतलब धीरे धीरे आ सकता है, क्योंकि जैसे ही इन्फिनिटी से एक कदम आगे बढ़ेगा, ये जो 5 कूलम है एक्टिव हो जाएगा, उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। अगर वो भाई पॉजिटिव ठहरा तो उसको रिपेल करेगा, नेगेटिव रहा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, बट फोर्स तो लगाएगा। तो 3 कूलम आया आया आया, इस पॉइंट तक पहुंच गया, बहुत मेहनत करके, बहुत वर्क करके, लेट्स से ए पॉइंट तक। यहां तक इसने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। अब ये चाहता है मैं ए पॉइंट से ना थोड़ा और आगे जाऊं, तो ये ए पॉइंट से थोड़ा और आगे गया, यहाँ 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 और आगे आगे बी पॉइंट तक। क्या इसको बी पॉइंट पे और वर्क करना पड़ेगा? जी हाँ सर, ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा और वर्क ऐड हुआ इसके उसमें। अब क्या है, ये वर्क करके आगे आगे बढ़ते जाएगा। इसके लिए ये अपने पास, ध्यान देना, अपने पास जब ये वर्क करेगा अगेंस्ट द फोर्स के अगेंस्ट ये काम करके आगे आगे बढ़ रहा है, तो इसके अपने पास ना एक एनर्जी होगी, इसके पास कुछ एनर्जी डेवलप हो जाएगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने जितना वर्क किया, क्योंकि सर वर्क जब हम करते हैं किसी भी चीज़ पे, वो लॉस्ट नहीं हो जाता है। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो लॉस्ट नहीं होता है, वो एज अ इस चार्ज में स्टोर होती रही। तो वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज में स्टोर होती रही, एज अ वोल्टेज इस चार्ज में स्टोर होती रही, ठीक है। तो ए तक आने के लिए, ए पॉइंट तक तो हर कोई आ सकता है, बी पॉइंट तक बहुत कम लोग आ सकते हैं जिन पे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो बी पॉइंट पे कोई आ रहा है वर्क करके, तो उस पर ज़्यादा एनर्जी होगी, पक्का वो बहुत ही एनर्जेटिक होगा, ठीक है। तो यही होता है पोटेंशियल। देखो ए का पोटेंशियल थोड़ा लो है, बट बी जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल थोड़ा हाई है। ध्यान देना, मेरी बात अच्छे से सुनना। ए पॉइंट का पोटेंशियल थोड़ा लो है, क्यों? क्योंकि ये जो 5 कूलम चार्जेस से बहुत दूर है ए, वहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, वहाँ तक काफ़ी लोग पहुँच सकते हैं, क्योंकि वो लो पोटेंशियल वाला एरिया है। वो जो देश है वो लो पोटेंशियल वाला है। ये जो बी वाला एरिया है, सिटी है जो बी वाली, ये थोड़ा हाई पोटेंशियल एरिया है। यहाँ तक आने के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। वहीं से शुरू होती है कहानी पोटेंशियल की। पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क। पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क। बी पॉइंट तक आने के लिए एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से आने के लिए, क्यों इन्फिनिटी लिया है शायद वो आपको पता चल गई होगी आज बात, कि इन्फिनिटी क्यों लेते हैं,
क्योंकि आप बाकी सारे एरिया से आप नहीं उठा सकते कि वहाँ पे ऑलरेडी ये 5 कूलम फोर्स लगा रहा है। एक इन्फिनिटी ऐसी एरिया है जहाँ ये इम्पैक्ट नहीं लगा पाएगा, इसलिए वहाँ से लेके आना पड़ रहा है बेचारे को, ठीक है। तो वर्क अपॉन चार्ज पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, वी से हम डिनोट करते हैं। और हर एक पॉइंट जो इस यूनिवर्स में आप आसपास देख रहे हैं, हर जगह अलग अलग पोटेंशियल है डिपेंडिंग अपॉन कितने चार्जेस वहाँ बैठे हैं। अब क्या सर मैं ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? हाँ, देखो 5 कूलम अगर बैठा है तो इस ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा एट ए, पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, पोटेंशियल एट बी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। आर क्या? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये डिस्टेंस यहाँ पे मैं आर की वैल्यू रखूँगा, इस डिस्टेंस में मैं ये वाले आर की वैल्यू रख दूँगा। तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल निकल सकता है। और जो मेरा चार्ज है, आप एक बात बताओ, ढंग से सुनना मेरी बात अच्छे से। ये जो 3 कूलम है, ये जो मेरा 3 कूलम था, ये मेहनत करके लेट से बी पॉइंट में पहुंच गया। बी पॉइंट क्या हाई वोल्टेज है, हाई पोटेंशियल है? हाँ। क्या ये बी से ए में, ध्यान देना, बी पॉइंट तक पहुंचा 3 कूलम चार्ज, क्या ये बी से ए में खुद जा सकता है? हाँ। कैसे जाएगा सर खुद? क्योंकि 5 कूलम इसको रिपेल करेगा ना, 5 कूलम से रिपेल करके दूर भेजेगा। कहाँ तक भेजेगा? इन्फिनिटी के रास्ते में क्या पड़ेगा? ए भी तो पड़ेगा। तो ये बी से ए में खुद ना खुद ट्रैवल करके जा रहा है, खुद नहीं कर रहा है एक्चुअली में, 5 कूलम इसको ट्रैवल करवा रहा है। बट इसको तो क्या लगेगा, मैं खुद ही बी से ए में जा रहा हूँ, मतलब मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता हूँ। ये कौन से के लिए? जब 3 कूलम पॉजिटिव था। अगर 3 कूलम नेगेटिव होता तब नहीं जा सकता था ए में, क्योंकि तब तो 5 उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता, तब तो इन्फिनिटी में नहीं भेजता, उसे अपनी तरफ लाता। सही है ना कहानी? तो कितने सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए इससे। कौन कौन से? एक कॉन्सेप्ट ये कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब सर एक बैटरी है, उसके तरफ यहां पे लेट से पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। सर यहां पे पोटेंशियल कितना है सर? 60 वोल्ट। हाई पोटेंशियल कहाँ है सर? 100 में। सर लो पोटेंशियल कहाँ है सर? 60 में। आपने बोला सर अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक कंडक्टर से, और यहाँ पे 100 वोल्ट में सर एक पॉजिटिव चार्ज बैठा है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ट्रैवल करते हुए यहाँ जाएगा? और क्या ये खुद जाएगा? हाँ, क्योंकि बैटरी के दोनों एंड में पोटेंशियल है। अब बैटरी के दोनों एंड में अगर पोटेंशियल है तो ये खुद ब खुद ट्रैवल करके वहाँ जाएगा। तभी बोलते हैं चार्जेस ट्रैवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बट ओनली पॉजिटिव चार्जेस। नेगेटिव वाले के साथ उल्टा होगा। क्यों होगा उसके लिए आपको ये पूरा तामझाम स्टोरी बताया। और जब भी मैं पोटेंशियल बोलता हूँ ना, जब मैं बैटरी की बात करता हूँ तो मैं कभी भी जब शॉप में जाता हूँ ये नहीं बोलता हूँ कि भैया एक बैटरी दे दो जिसके एक तरफ 100 पोटेंशियल हो, एक तरफ 60 हो, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बन जाए। वो बोलता है भाई 9 वोल्ट की बैटरी। बट 9 वोल्ट क्या है? ये क्या दोनों एंड में 9 वोल्ट है क्या? अगर दोनों एंड में अगर वो मुझे बैटरी देता है और बोलता है कि भाई यहाँ भी 9 वोल्ट है, यहाँ भी 9 वोल्ट है, ये लो बैटरी, तब तो आप उसको क्वेश्चन करोगे भाई दोनों तरफ 9 वोल्ट है, तो कहीं हाई और लो है ही नहीं, मेरा चार्ज यहाँ से यहाँ कहाँ से जाएगा? वो तो देख रहा है वहाँ भी 9 वोल्ट, यहाँ भी 9 वोल्ट, मेरा चार्ज खड़ा रहेगा वहाँ पे। तो 9 वोल्ट एक्चुअली में है क्या फिर? व्हाट इज 9 वोल्ट? क्या हायर एंड वाले का 9 वोल्ट है तो लोअर वाले का कितना है? लोअर वाले का 9 है तो हाई का कितना है? क्या इसका मतलब ये है कि बैटरी के में एक साइड 9 वोल्ट होता है, दूसरी साइड 0 वोल्ट? नहीं, जरूरी नहीं है। इट इज जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों जगह का डिफरेंस है वो। क्या अगर यहाँ पे 100 वोल्ट है और यहाँ पे 91 वोल्ट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? 9 वोल्ट। तो ये बैटरी कितनी की हुई? 9 वोल्ट। क्योंकि मुझे तो डिफरेंस से मतलब है ना, ये 100 और 9 हो या 0 और 9 हो, डिफरेंस तो 9 ही निकल के आ रहा है। स्ट्रेंथ तो उतनी है ना बैटरी की। कि आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में जो हमारे घरों में स्विचेस लगे होते हैं, उनके दोनों एंड में आप देखोगे 2 टर्मिनल होते हैं हमेशा। एक 0 जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, एक लाइव 220। 220 वोल्ट है, एक 0 वोल्ट है, बट डिफरेंस कितना? 220 वोल्ट। मुझे डिफरेंस मैटर करता है मेरे लिए। तो 220 वोल्ट डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस घर में हमारे दोनों स्विच के बीच में होता है। तभी एक तरफ से करंट आता है 220 वोल्ट से। हम बोलते हैं 220 वोल्ट से क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, आपके डिवाइस में जा रहा होगा, उसके बाद न्यूट्रल से बाहर जा रहा होगा। समझ आया? ये थ्योरेटिकल कहानी सुनाने का मतलब क्यों है? देखो, इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है? एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको क्लियर हो रहा है, डेफिनेशन आपको जो याद करनी कर लेना, समझ आपको आना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या मैंने नहीं बताया? ये पॉइंट चार्ज बैठा है तो आसपास पोटेंशियल बनाता है। कितनी बनाता है? के क्यू बाई आर बनाता है। ये के क्यू बार आर आया कहाँ से?
वो भी इस कॉन्सेप्ट से आया पोटेंशियल ऑफ वर्क के। पूरी डेरिवेशन जानने के लिए आप मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट आपको ये याद रखनी है। समझ आया? मज़ा आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस। डाइपोल के साथ भी सेम होगा, जो आपने एक सिंगल पॉइंट के लिए कर रहे हो 2 पॉइंट के लिए कर दोगे, क्योंकि पॉजिटिव प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हर जगह है। और डाइपोल के केस में एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है पोटेंशियल के केस में, कि यहाँ वेक्टर की बात नहीं होती है, यहाँ डायरेक्टली बात होती है किसकी, हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 2 पोटेंशियल को। 10 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, डायरेक्ट ऐड करके 40 वोल्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आपको क्या पता है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? सबको पता है। कंडक्टर्स वो जिससे इजीली करंट का फ्लो होता है, इंडक्टर्स वो जिससे इजीली करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। क्या एग्जांपल्स है वो आपको याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल है? हमारे घरों में जो वायर होंगे वो कंडक्टर होंगे या इंसुलेटर होंगे? ऑब्वियसली कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। हर एक मटीरियल के पास, ध्यान देना, मान के चलो आपके पास कोई मटीरियल है, ठीक है, एंड इसके पास फ्री चार्जेस होने चाहिए। ये सेल था, ठीक है, एक बात सुनना, सेल था, एक तरफ 9 वोल्ट है, एक तरफ 18 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 9 वोल्ट का। तो सेल कितना? 9 वोल्ट का सेल है मेरा ये। अब आपने इसको कनेक्ट कर दिया, लेट्स से आपने जो इस वायर से कनेक्ट करा है उस पर कोई भी फ्री चार्ज ही नहीं है, तो कौन सा चार्ज बह के जाएगा भाई? चार्ज भी तो चाहिए। ये बैटरी तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है, बट उस जो आपने वायर या जो कंडक्टर से कनेक्ट किया उस पर फ्री चार्जेस भी होने चाहिए। वही ये बात करना चाह रहा है, वही हम कॉन्सेप्चुअली सीखते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, ड्यूरेसेल का सेल 10x ज़्यादा चलता है। अब डाई इलेक्ट्रिक भी, डाई इलेक्ट्रिक से क्या बोलना चाह रहा है? डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बाउंड चार्जेस जिसमें होते हैं, फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, उसको आप डाई इलेक्ट्रिक बोल सकते हो। एंड ये क्या बोलना चाह रहा है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ कि मान के चलो ये आपका कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसमें क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस दोनों हैं, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। इन डेप्थ आपको नहीं पढ़ना है, पर थोड़ा बेसिक पढ़ लो। नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस दोनों हैं, तो होगा क्या अगर आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे ना, तो पॉजिटिव वाले तो एक तरफ भाग जाएंगे सारे, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे भाग जाएंगे, और नेगेटिव वाले सारे इधर आ जाएंगे। क्यों आएंगे सर? क्योंकि आपने बोला था पॉजिटिव वाले हमेशा बह जाते हैं किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और नेगेटिव वाले उल्टे बहते हैं। तो ऐसे टाइप का डाइलेक्ट्रिक एक सिस्टम बना देता है अपने अंदर, और अंदर ही इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है ऐसे, E, विच इज ऑपोजिट टू बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अंदर इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। सर कैसे समझ नहीं आया अंदर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई? ये तो समझ आता है कि पॉजिटिव वाले सब एक तरफ चले गए, नेगेटिव वाले सब एक तरफ चले गए। अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बनेगी क्योंकि पॉजिटिव वाले अगर सारे यहाँ आ गए, नेगेटिव यहाँ आ गए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ये पेन को इरेजर की तरह क्यों यूज़ कर रहा है? ठीक है ना, क्लियर है? ये डाई इलेक्ट्रिक होता है, और ऐसी इसको बोला जाता है पोलराइजेशन, जो मैं आपने प्रोसेस बताई है। जब एक डाई इलेक्ट्रिक को कहाँ रखा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। पॉजिटिव एक तरफ भाग जाते हैं, नेगेटिव एक तरफ, अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जो बाहर वाली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है। क्लियर है? ओके। कैपेसिटर कैपेसिटेंस की कहानी मैंने आपको बता दी, आई होप। कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो चार्ज स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसके जितने फॉर्मूलेज है वो आपको याद रखने हैं, डिराइव आपसे नहीं करवाएगा फॉर्मूलेज कैपेसिटर के, ठीक है। बोल रहा है नो डेरिवेशन फॉर्मूले ओनली, ठीक है। अब ये कितने हद तक सही है कितने हद तक गलत है वो आप देख सकते हैं अपने स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट इसने लिखा है नो डेरिवेशन फॉर्मूले ओनली, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो है कैपेसिटर के फॉर्मूले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आपके अपनी स्क्रीन में देखिए सब। तो क्या होता है, कैपेसिटर ऐसे होता है ना, ये एक कैपेसिटर को बनाने का तरीका जो मैंने आपको इनिशियली बताया था। ये कैपेसिटर आप सर्किट में डाल सकते हो, ठीक है। सर्किट हम नेक्स्ट चैप्टर सर्किट में वहाँ हम डाल के भी देखेंगे। तो आपको क्या पता है, जब रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, सबको पता होगा जो मैंने बनाया रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। नहीं पता तो अब सीख लो। दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं, ये सीरीज में है, ये भी पता है ना, ये सीरीज में है। तो दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, R1 + R2। दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल होते हैं, इनका हमें R इक्विवेलेंट बनाता है, तो ये डायरेक्ट ऐड नहीं होते। ये कैसे होता है, 1/R1 + 1/R2 = 1/R इक्विवेलेंट, ऐसे ही ऐड होता है। क्लियर है? वैसे ही कैपेसिटर के केस में आपको कुछ याद नहीं करना, बस उल्टा हो जाता है। ये ऊपर वाला जो केस है ये सीरीज का है, और नीचे वाला केस किसका है, पैरेलल का। याद रखना, जिसको रेजिस्टेंस का याद है उसको कैपेसिटर के लिए बस उल्टा करना है। तो आपसे वो पूछ सकता है बेसिक क्वेश्चन कि भाई दो कैपेसिटर है, 10 माइक्रोफैरेड 15 माइक्रोफैरेड, दोनों पैरेलल में रखे हैं,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, क्या करोगे, डायरेक्टली ऐड करोगे या रेसिप्रोकल करके? सर डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो वो तो रेसिप्रोकल होकर ऐड होते हैं, बट कैपेसिटर पैरेलल होते हैं तो सीधे सीधे 10 + 15 25 इज द आंसर। और ये एनर्जी के फॉर्मूलाज देख लो प्लीज, 3 फॉर्मूलाज नहीं है, एक्चुअली में एक ही फॉर्मूला है, क्या, U = ½ Q × V, एक ही फॉर्मूला है। बाद में क्या करा उन्होंने, Q की वैल्यू रिप्लेस कर दी, एक बार V की वैल्यू रिप्लेस कर दी, रिप्लेस करी कहाँ से, C = Q/V से, ठीक है। इसमें अगर Q आप रिप्लेस करो तो CV² हो जाएगा, अगर V रिप्लेस करो तो क्या होगा, वो भी आप करके तीनों फॉर्मूला ही निकल जाएंगे, याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना ½ Q × V तो भाई याद करना ही है। क्लियर है कैपेसिटर की कहानी, ठीक है। डेरिवेशन में इतना नहीं गया हूँ कैपेसिटर के, ऐसा होल आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कैपेसिटर का। सीरीज और पैरेलल में लगते हैं तो क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद इन द प्लेट्स। अब देखो जो कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला होता है, C = ε/A/d। एक और, एक तो आपने क्या पढ़ा, Q/V, एक ये पढ़ोगे ε/A/d, ठीक है, कैपेसिटर का फॉर्मूला है ये। और अगर उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया हो, डाइलेक्ट्रिक क्या हमने बात करी थी, ये वाला कहाँ गया, डाइलेक्ट्रिक हमने बात कर दी थी ऑलरेडी, कौन सी डाइलेक्ट्रिक, हमने ये वाली बात करी थी, ये डाइलेक्ट्रिक था जिसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो क्या करता है, अंदर ही दूसरी ऑपोजिट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है। वहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाता है, वहाँ पे ε0 को आप K/0 से आप लिख सकते हैं। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ आया, बेसिक था, आई होप आपको प्रैक्टिकल यूज थोड़ा समझ आया होगा, ठीक है, और कैसे फॉर्मूले बने हैं, ठीक है। आपको ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है याद रखना, क्वेश्चंस कैसे टाइप के बनेंगे याद रखना, कैपेसिटर से कुछ भी पूछ सकता है, इनमें स्पेशली क्वेश्चन पूछ लेता है। डाइलेक्ट्रिक अगर बीच में है तो फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ लेगा। एनर्जी के लिए आपको डेरिवेशन कुछ नहीं करनी है, बट याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। उसने खुद ही मेंशन करा है, नो डेरिवेशन, ओनली कॉन्सेप्ट समझेंगे आप और एप्लीकेशन आपको लगाना आना चाहिए। थर्ड चैप्टर में मूव करूँ, ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये आपके सामने जिसकी फोटो है वो कौन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कुछ कोई दिख रहे हैं, ये कौन है, ये है ओम। अब कूलम की बात हमने सुन ली काफ़ी, थोड़ा बहुत ओम की बात सुन लेते हैं। ओम ने क्या बोला है, ओम्स लॉ जिन्होंने हमें दिया है, बहुत ही फेमस, द फेमस ओम्स लॉ। काफ़ी क्लासेस से आप ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। इसके लिए भी आपको एक थोड़ा कहानी सीखनी पड़ेगी। क्या, देखो मेरे पास ना 2 पॉइंट है, अब देखो चीज़ें कितनी आसान हो जाएगी धीरे धीरे। मेरे पास 2 पॉइंट है, लेट्स से, अरे लिखता क्यों नहीं है, मेरे पास 2 पॉइंट है, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस अगर है तो क्या फ्लो होगा, सर करंट फ्लो होगा, प्रोवाइडेड इनको पहले एक मेटालिक कंडक्टर से तो जोड़ दो तो करंट फ्लो होगा। लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट का है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट कर दिया तो इनके बीच में फिर से चार्ज फ्लो होगा, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि ओम ने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एनी 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भैया, या करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है, ये ओम ने बोला है, और यहीं से फॉर्मूला आया है मेरा, कौन सा, V = I × R। क्लियर है, V = I × R। R वो रेजिस्टेंस है जो करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्ट करता है। रेजिस्टेंस मतलब आप अगर कंडक्टर भी है मेरा तो उसमें से भी जो करंट फ्लो होता है ना कुछ रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं, चार्ज फिर से पीछे आ जाता है, फिर कोलिजन होता है, इतना काफ़ी चीज़ें चल रही होती है। क्लियर है, तो वो चीज़ें आपको V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I से ओम्स लॉ ने बताई थी। ओम्स लॉ ने ही बताया था कि आप दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस दो, मस्त करंट का मजा लो। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। अच्छा, तो R क्या होता है, R होता है रेजिस्टेंस, जिसको मैं बोलता हूं R = ρL/A। थोड़ा सा जल्दी बताया मैंने ये चीज, क्यों बताया है ध्यान देना। ρL/A, देखो रेजिस्टेंस, मेरा कंडक्टर जितना लेंथ उसकी अगर बढ़ा दूंगा मैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा उसको। ठीक है, आपको मैं बोलूँ यहाँ से आपको बहुत दूर जाना है कहीं, ठीक है, यहाँ से आपको बहुत दूर जाना है कहीं, तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूँ एरिया में बढ़ा देता हूँ, रोड बहुत चौड़ी चौड़ी है, तो आप बोलोगे यार हाईवे है, अब तो ट्रैफिक ही नहीं मिलेगा। इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, ए नीचे है डिनोमिनेटर में,
क्यों? क्योंकि एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी चार्जेस फ्लो होंगे। और रो क्या है? मटेरियल। मटेरियल में भी डिपेंड करता है ना भाई, रोड कैसी है, पथरीली है या गड्ढे हैं उसमें, ठीक है। और मेरा जो सुपर कंडक्टर होगा वो तो बिल्कुल स्मूथ रोड होगी, ठीक है, बुलेट ट्रेन की तरह, इसीलिए उसे सुपर कंडक्टर बोला जाता है, उस पर रेजिस्टेंस ही नहीं है कुछ। क्लियर है? तो ये रो डिपेंड करता है मटेरियल पे। मटेरियल कैसा है? कंडक्टर्स होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलेटर्स होंगे तो रेजिस्टेंस इतना हाई होगा कि करंट में जा रहा, फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, तभी तो इंसुलेटर है वो। क्लियर है? तो ये रेजिस्टेंस है रो एल होल अपॉन ए, और वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। क्लियर है बॉस? अच्छा, अब देखो एक चीज देखो, अब v इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। अगर मैं v को क्या लिख सकता हूँ? v को मैं क्या लिख सकता हूँ? किसी को पता है? अगर v को मैं, वो v है पोटेंशियल और e है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन, ग्रेडियंट वाला रिलेशन कैसे निकलता है, ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना है। तो क्या है, मेरा जो v है वो e बाई एल है या ई वी बाई एल है, इसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला देख लेता हूँ। के क्यू होल अपॉन आर है एक, और एक है के क्यू होल अपॉन आर स्क्वायर। तो इनको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या निकल के आता है। तो v होता है, सॉरी v होता है, e होता है v बाई एल, ठीक है, e होता है v बाई एल, क्योंकि मैं इसको डिवाइड करके हम देखेंगे। तो क्या है, मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v को e इंटू एल लिख सकता हूँ। ये समझ आया आपको? रिलेशन मैं एक बता रहा हूँ आपको, और कैसे याद रखना वो मैंने आपको बता दिया। इन दोनों फॉर्मूला को डिवाइड कर दोगे, r को मैंने l से रिप्लेस करके ऐसे बना दिया, ठीक है। r को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो एल अपॉन ए, क्योंकि सर r आपने बताया रो एल अपॉन ए होता है, l से l गया क्या, तो e क्या आ जाएगा मेरा, आई रो होल अपॉन ए, एरिया है। यहाँ तक सब बने हैं क्या? सब बने हैं क्या? बहुत ईजी है, सब बने हैं ना। बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, पता होनी चाहिए, ठीक है। सर आपने बोला ओम्स लॉ ने v इक्वल्स टू आई आर, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई दिया, वहाँ से आप इस थोड़ा सा यहाँ से कुछ आपने v को e के टर्म्स में लिख दिया, और r आपने फॉर्मूला जो बताया रो एल अपॉन ए उसके टर्म्स में लिख दिया। अब मुझे बताओ ये i अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया, किस किस को पता है क्या होता है? करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी, जिसको मैं किससे लिखता हूँ, J से। तो क्या E इक्वल्स टू रो इंटू जे हो गया, E इक्वल्स टू रो इंटू जे, या J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। ये भी ओम्स लॉ है, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से हम बोलते हैं। तो ये भी ओम्स लॉ है, दिस इज ऑल्सो ओम्स लॉ यार, और वो वाला भी ओम्स लॉ था। तो दो ओम्स लॉ मेरे पास आ गए। और J क्या है? J इज नथिंग बट आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया। अब क्या होता है ना यार, अरे वाह, एक और फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। ये मैंने आपके लिए फॉर्मूला आपकी बुक से उठा के लाया था। इसमें अगर आप देखोगे, मैं क्यों डायरेक्टली मैं लेके आया हूँ आपको समझ आएगा। इसमें अगर आप देखोगे J इक्वल्स टू, आपने क्या पढ़ा, कुछ पढ़ा है क्या आपने? J इक्वल्स टू, J इक्वल्स टू आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सिग्मा इंटू ई। मैंने क्या पढ़ा था, E इक्वल्स टू रो इंटू जे पढ़ा था ना। तो रो इज नथिंग बट 1 अपॉन सिग्मा, ठीक है। अब इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं, समझ आया ना आपको? ये आपको पता है ना यार, रो इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा होता है। सिग्मा, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। यहाँ के फॉर्मूला में मैंने रो क्या बताया था आपको, मटेरियल पे डिपेंड होता है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे भाई एल और ए का मतलब तो समझ आता है, रोड लंबी है, एल बड़ा है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ए अगर बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम होता है, एरिया बढ़ जाता है, आराम आराम से पास हो जाता है ट्रैफिक। बट रो क्या है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, जिसको रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका नाम होता है। अलग अलग मटेरियल पे अलग होता है। इसी का ऑपोजिट 1 अपॉन रो को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब रो क्या था, जितना रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है, कंडक्टिविटी मतलब जितनी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसीलिए मैंने फॉर्मूले को J इक्वल्स टू सिग्मा ई लिख दिया। क्यों? क्योंकि आप लोग सोचोगे E इक्वल्स टू रो J बोला था आपने, J इक्वल्स टू सिग्मा ई कैसे हो गया? क्योंकि 1 अपॉन रो लेके 1 अपॉन सिग्मा लेके मैं उसको यहाँ ले गया, ठीक है। जल्दी तो नहीं हो रहा है, कर सकते हैं, यू कैन डू इट, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से मैं सिग्मा की वैल्यू आ जाती है, यहाँ से मैं इन दोनों का आप कंपेयर करोगे तो आपके पास ये सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, क्या, एन ई स्क्वायर एम अपॉन इंटू टाउ। समझ आया? ऐसी आप रो की वैल्यू लगा दोगे, इसको उल्टा करके एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम देख लेते हैं। क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, बहुत इजी सा है, कुछ इतना बड़ा नहीं है। आपने बोला था सर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे भागते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन भागते हैं होता क्या है,
इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, फिर टक्कर के, फिर थोड़ा रुक के फिर आगे जाता है, फिर टक्कर के फिर, क्योंकि इतनी मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ भाग रहे हैं, आप लिटरली इमेजिन करो। तो सब कोलिजन होके आगे चल रहे हैं, ठीक है, सब कोलिजन होके आगे चल रहे हैं। तो वहां पे कोई वेलोसिटी नहीं होती उनकी, मतलब वेलोसिटी से जाता है फिर रुक जाता है, फिर वेलोसिटी से जाता है फिर रुक जाता है। तो एवरेज मैं इसको निकाल देता हूँ, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है और कुछ नहीं है। और टाउ क्या है? टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कितने टाइम लग रहा है उसको दूसरा कोलिजन करने में। करता है ना, वो कोलिजन करेगा फिर रुक जाएगा, फिर कोलिजन करेगा फिर रुक जाएगा, फिर कोलिजन करेगा फिर रुक जाएगा। और एक्चुअली में जहाँ आपने पोटेंशियल अप्लाई करा रहता है सब वही नहीं भाग रहे होते, इलेक्ट्रॉन ना बिल्कुल जिगजैग मोशन में होते हैं। तभी बोलते हैं हम क्या, टेम्परेचर जब बढ़ते रहता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन का कोलिजन और बढ़ता जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो जो मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो, जो मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो, क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? हाँ, दैट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्या वो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा? हाँ, दैट विल इंक्रीज विद टेम्परेचर, क्योंकि सर टेम्परेचर बढ़ेगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, बेचारा रेजिस्टेंस बहुत देगा वो मेरे करंट को, बहुत ट्रैफिक हो जाएगा। तो कंडक्टर के केस में रो बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, बट सेमी कंडक्टर के केस में उल्टा होता है। सेमी कंडक्टर में ऑलरेडी इतने कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहाँ पे मेरी रेजिस्टिविटी जो है वो कम होने की बजाय क्या हो जाती है? बढ़ने की जगह कम हो जाती है। सिर्फ ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। समझ आया मैंने क्या बोला? मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, फुट टेम्परेचर के बढ़ाने से कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की वैल्यू बढ़ेगी, बट ये सिर्फ कंडक्टर के केस में है। सेमीकंडक्टर केस में उल्टा हो जाता है, वहाँ रो के बढ़ाने से सेमीकंडक्टर पहले ही इतने कम इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर है? ये आपको समझाने के लिए एक तरीका था। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी आपको पता है क्या? मोबिलिटी कुछ नहीं होती है, मोबिलिटी मतलब एक इलेक्ट्रॉन मेरे जो चार्ज कैरियर्स है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो कितने मोबाइल है उसमें, मतलब कितनी इजीली वो मूव कर पा रहे हैं, कितने इजीली वो मूव कर पा रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है उसके अक्रॉस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अक्रॉस अप्लाई करी है तो कैसे वो मूव कर पा रहे हैं, क्या वो मूव इजीली कर पा रहे हैं या उनको डिफिकल्टी हो रही है? वो मोबिलिटी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, कितनी मोबिलिटी उनकी। अगर हाई मोबिलिटी है तो फिर जल्दी जल्दी मूव कर लेंगे, लो मोबिलिटी है तो कम कम मूव कर लेंगे। तो मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करता है, जिसका फॉर्मूला होता है वी डी होल अपॉन ई। समझ आया? तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, इतना आपको डेरिवेशन नहीं देगा इसमें, इतनी ज़्यादा डेरिवेशन नहीं देगा, देगा भी तो आप इसको ईजिली इन फॉर्मूलाज को, बहुत ही छोटी छोटी थ्योरी आपकी बुक्स में दी है, उनके यूज़ करके आप इनको डिराइव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये जे और इसका रिलेशन, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताया, इसको आपने देखना है थोड़ा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है वो भी आप देखोगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैसे कहाँ से निकाली है उन्होंने, कैसे निकाली है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करिए। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या सबको पता है? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और दूसरी तीसरी वाली कमेंट करोगे, मैं बताऊँ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है बॉस? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ओके, ओम्स लॉ पता है सबको। ओम्स लॉ में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे या न्यूमेरिकल आएगा आपके पास। आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। और दूसरी चीज़, दो टाइप के होते हैं, ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक जो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है बेचारा, नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है। और ओम्स लॉ में ध्यान रखना, हमेशा वी आई जो ग्राफ होता है, वी और आई का, वो ऐसे बनता है। तो आपको ये दो दे देगा, बोलेगा रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा? भाई किसका ज़्यादा? जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। बट ध्यान देना, वो वी आई ग्राफ के लिए, कभी कभी आपको झांसे में लाने के लिए आई वी ग्राफ दे देगा, बोलेगा स्लोप तो इस बार सर ऊपर वाले का ज़्यादा है, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का तो कम है। बट बेटा ये ग्राफ भी तो आई वी है, वी आई नहीं है, तो इस केस में सेकंड वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा। नहीं समझे? समझ गए हो आप? ठीक है, समझ गए हो, आप कर सकते हो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कुछ नहीं करेगा, बस यूनिट पूछेगा और फॉर्मूला पूछेगा और डेरिवेशन पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, एनर्जी और पावर सर ये समझ नहीं आया, देखो इजीली कैसे समझा देते हैं। देखो एनर्जी क्या होती है, क्या आपने एनर्जी अभी कहीं पढ़ा है हाल फिलहाल में? तो पोटेंशियल हमने पढ़ा था, क्या पोटेंशियल क्या पढ़ा था हमने? वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वर्क क्या हो जाएगा? वी इंटू क्यू। वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो वी क्यू मतलब क्यू क्या होता है? आई इंटू टी। सर ये कैसे लिखा क्यू को आई इंटू टी? भाई करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। तो आई इंटू टी, तो ये आ गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको पार में कर दो सर, पार कुछ नहीं होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, कितने टाइम में हम पार कर रहे हैं बताया था मैंने, ठीक है ना। वर्क हम कितने टाइम पे करते हैं, दैट इज पार, ठीक है। तो हो जाएगा वी इंटू आई। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, पावर का फॉर्मूला हो गया। ध्यान क्या रखना है? ध्यान क्या रखना है
यहाँ पे वी आई, कभी कभी आपको आई दे देगा, वी नहीं देगा, आर दे देगा। क्या देगा? आई दे देगा, वी नहीं देगा, डायरेक्टली आर दे देगा। अब बोलेगा अब निकालो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तुम्हें तो सिर्फ वी आई टी पता है, पर मुझे आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई भी तो पता है। आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई मुझे पता है, तो इसको यूज करके मैं तीनों में से मेरे को दो क्वांटिटी दे दो, मैं तीसरी निकाल सकता हूँ ओम्स लॉ से। और फिर देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर तो आप हमेशा निकाल सकते हो। तो वहीं से वो वाले फॉर्मूला भी बनते हैं, कौन सा? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो आपको याद सारे ही नहीं रखना है प्लीज, आई स्क्वायर आर टी हीट एनर्जी के लिए, वो सब याद नहीं रखना, आपको याद सिर्फ यही रखने हैं दो फॉर्मूलाज। क्लियर है? ओके, पक्का क्लियर है ना? ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, क्या मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है? पूरी कहानी बताई थी, इतनी लंबी कहानी आपको जाननी भी नहीं थी, आपको बस अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है कि हाँ बढ़ने से बढ़ेगा कंडक्टर के केस में और बढ़ने से कम होगा किसके केस में? सेमीकंडक्टर के केस में। इतना आपको डिटेल नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन करो सेमीकंडक्टर के केस में क्यों नहीं होगा। ओके, अब बोलता है सेल के बारे में थोड़े बात कर लो, जिसका आपने इतना बड़ा सा ड्यूरासेल बनाया था, उसके बारे में थोड़ी बात कर ले। ठीक है, तो अब आपको एक और चीज़ थोड़ा सा ध्यान लगा के सुननी है, ठीक है ना? बहुत ध्यान लगा के सुननी है, जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। देखो, ओम्स लॉ इज इंपॉर्टेंट, आर इज इक्वल टू वी होल अपॉन आई, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई में आपको आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई से रिलेटेड मैं तीन फॉर्मूला बताऊंगा। कौन सा? स्मॉल आर इक्वल्स टू स्मॉल वी अपॉन आई, पहला। दूसरा, आर प्लस आर इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन आई। तीसरा, कैपिटल आर इक्वल्स टू कैपिटल वी अपॉन आई। क्लियर है? ये तीन फॉर्मूला मैंने आपको बताए। और अगर आप देखोगे तीनों ही ओम्स लॉ है। अगर मैं आपको सर्किट में कभी कुछ ऐसे दिख जाएगा ना किसी दिन, ये मेरा सेल है, बाहर मेरे रेजिस्टेंसेज हैं, आपको रेजिस्टेंसेज तो निकालना आता है ना, पैरेलल और वो कॉम्बिनेशन सॉल्व करना नहीं आते तो आप वीडियो देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन करा है अच्छे से, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको अपना बहुत बेसिक क्वेश्चन देता है, इतना टफ न्यूमेरिकल नहीं देगा आपको। तो यहाँ से आप ये तीन फॉर्मूलाज यूज करके जो मैंने आपको बताया, तीनों आर द फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तीनों अगर आप देखोगे। सर पर टर्म्स बता दो, ये जो स्मॉल आर है अंदर जो बैठा रहता है इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल मतलब सेल के अंदर। आई तो करंट पे पता आपको, ये जो स्मॉल वी है इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। एक्चुअली में होता क्या है, जब जिस सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लो आप 10 वोल्ट का मजे से सेल खरीद के आ गए मार्केट से, बट वो सप्लाई सिर्फ 8 वोल्ट की दे रहा है, सर 2 वोल्ट कहाँ ड्रॉप हो जा रहा है? फिर 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाए, ये छोटा वाला आर जो अंदर बैठा है वो खा जाता है 2 वोल्ट, तभी उसको वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं और उसको इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है? आर प्लस आर आपको पता ही है, आर जो बाहर वाले सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल इसके बाहर जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो सारे आर। और कैपिटल वी आपको पता है टर्मिनल वोल्टेज जो इन दो पॉइंट्स के बीच होती है। ईएमएफ तो वो जो सेल की है, और टर्मिनल वो हमेशा जो ईएमएफ से हमेशा कम होगी। आपसे क्वेश्चन पूछता है ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें ईएमएफ तो ज़्यादा है 10 वोल्ट पर बाहर सप्लाई 12 हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। एक केस में होता है चार्जिंग ऑफ सेल में, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, ठीक है ना? तो ये आप कर लेंगे। सर्किट डायग्राम देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है सर्किट डायग्राम, तो आपको आना चाहिए। क्लियर है? आगे पहुँच गए क्या हम? ओके, अब देखो मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा 2 इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स के लॉ। 2 इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स के लॉ मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? पहला लॉ और दूसरा लॉ। एक सेकेंड में वीडियो चेक कर लूं। ओके, सो 2 लॉ किरचॉफ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है 2 लॉ, देख लेते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? इनसे न्यूमेरिकल आता ही आता है। एक सर्किट डायग्राम आपको आएगा 3 मार्क्स 4 मार्क्स 2 मार्क्स कैसा भी आ सकता है। और क्या वो लॉ है हम देख लेते हैं। देखो, कोई भी जंक्शन है, अगर मान के चलो मेरा एक सर्किट डायग्राम है ऐसे, तो ये एक जंक्शन हो गया। किरचॉफ का पहला लॉ बोलता है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, कि कोई भी जंक्शन में अगर करंट आ रहे हैं और जाएंगे भी भाई, जो आएंगे वो जाएंगे भी, ठीक है? जो आता है वो जाता भी है। तो देखो ये 2 एम्पेयर है, ये 3 एम्पेयर है। कितना आया है इसमें? सर 2 और 3, सर 5 एम्पेयर आया है। तो जाना भी कितना चाहिए? 5 चाहिए, क्योंकि वो करंट कंजर्वेशन में बात कर रहे हो, कंजर्व्ड है, करंट इज कंजर्व्ड, उस पर बात कर रहे हो, ठीक है? तो जाएगा कितना? 5।
सिर्फ इतना सा है KCL और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और समझ आया? मैं इसमें एक और पेज अगर ऐड करूं आपको बताऊं तो KCL बस इतना ही है कि भाई अगर 2 एम्पेयर मान के चलो 5 एम्पेयर आ रहा है और ये 6 एम्पेयर आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो जाएगा कितना है यहाँ से 11 एम्पेयर, क्योंकि आने वाले जितने का सम है जाने वाले का भी उतना ही होना चाहिए। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किस पे बेस्ड है ये? करंट कंजर्वेशन। दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन में एक बेस्ड है। ये तो KCL की कहानी तो हमने पढ़ ली। KVL प्रॉब्लम्स हम अभी नहीं कर पाएंगे इसके, ठीक है, प्रॉब्लम्स अभी हम नहीं कर पाएंगे, बट KVL सुन लो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, काम आएगा। देखो यार, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे ना सर्किट में। मान के चलो बैटरी है, उसके बाद फिर एक बैटरी है, फिर रेजिस्टेंस आ गया, फिर बैटरी आ गई, फिर रेजिस्टेंस आ गया, और ये ऐसे खत्म हो गया। क्लियर? अब क्या होता है, ध्यान देना, अब क्या होता है, ये एक लूप है। मान के चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करा, मैंने स्टार्ट करा, लेट्स से 9 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। अब मैं स्टार्ट करा, मेरे पास मैं ये करंट की डायरेक्शन थी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये थी, मेरा लूप भी मैंने यहीं से स्टार्ट करा। बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। सेकंड टर्मिनल देखा आपने, ये पॉजिटिव बैटरी है, सेकंड वाला जो ये बड़ा वाला डंडा है पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव, आपको ये पता है, तो पॉजिटिव है, तो ये +9 वोल्ट मैंने लिख दिया। फिर आप मज़े से करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ते गए। अब ये देखो, ये नेगेटिव वाला आ रहा है सेकंड में, एग्जिट करते टाइम आपको सेकंड टर्मिनल देखना है, तो आपने क्या किया, -2 वोल्ट। ये माइनस क्यों सर? पहले तो आपने +9 करा, क्योंकि मैं सेकंड वाला टर्मिनल देखता हूँ, यहाँ सेकंड वाला टर्मिनल छोटा है, ठीक है ना। मैं आगे गया, फिर से एक रेजिस्टेंस आया मेरे पास। अब ये जो रेजिस्टेंस आया है, रेजिस्टेंस हमेशा क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन में, करंट भी वही है और मेरा लूप का डायरेक्शन भी यही है, तो अब ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, मेरा पोटेंशियल थोड़ा खा जाएगा, इसीलिए तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जितना भी ये खाएगा, मान के चलो इसने खाया I × R, यही होता है। IR कहाँ से आ गया सर? अरे भाई R = V/I नहीं पढ़ाया था ओम्स लॉ, तो V = IR नहीं हो जाएगा, तो यहीं से आ गया पोटेंशियल। तो ये भी माइनस किया आपने, क्यों करा माइनस, समझ आया? क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। कब करेगा ड्रॉप? जब करंट भी वहीं जा रहा है, आपका लूप भी वहीं जा रहा है। कोई किसी बच्चे ने लूप अगर उल्टा ले लिया होता इधर और करंट आ रहा होता इधर, इस टाइम पे रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करता, इस टाइम इसको प्लस लिखते हैं। समझ आया क्या बोला? ठीक है, थोड़ा जल्दी है बट समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब फिर से आप आइए, 6 वोल्ट, क्या सब बता सकते प्लस होगा या माइनस? हाँ सर प्लस होगा, सेकेंड टर्मिनल प्लस है, +6 वोल्ट। बताओ, बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है। थर्ड, फिर से रेजिस्टेंस आया, क्या करंट की डायरेक्शन ये है, क्या रेजिस्टेंस की भी डायरेक्शन भी यही है? मान के चलो ये करंट यहाँ से ऐसे चलेगा, यहाँ से ऐसे जा रहा है। अब थोड़ा सा आपको सिनेरियो में चेंज ले आते हैं, क्या हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, इस बार यहाँ ऐसे जाता है, मान के चलो, ऐसा हो नहीं सकता कि इस पर ले लो, तो इस बार लूप तो मेरा इधर जा रहा है पर करंट मेरा उल्टा है, दोनों ऑपोजिट है, तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, इस बार +IR होगा। ड्रॉप कब होता है? जब दोनों एक तरफ हो। इस टाइम गेन हो गया, इन सब का सम 0 होता है, बस इतनी सी बात थी। ये है KVL, जो बोलता है लूप में पूरा घूम जाओ, पोटेंशियल कहीं बड़ा होगा, कहीं कम होगा, किसी रेजिस्टेंस ने खा लिया होगा, किसी बैटरी ने खा लिया होगा, फिर किसी बैटरी ने बढ़ा लिया होगा, बट आप वापस घूम के आओगे, सबका नेट 0 ही होता है। ये है KVL, जो एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड है। अब इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन आते हैं, वो तो आप प्रैक्टिस करोगे तो होंगे, नहीं होंगे तो कॉमेंट सेक्शन तो हमेशा होगा, टेलीग्राम भी होगा, आप मुझे हमेशा टेक्स्ट कर सकते हैं, नई वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हम एंड करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज को। ये आपके सामने व्हीटस्टोन ब्रिज है। एक्चुअली क्या होता है, ये स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट जो आपको दिख रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, और यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस। कभी भी आपको कहीं भी ऐसे टाइप के रेजिस्टेंस दिख जाए, ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये गैल्वेनोमीटर बीच में लगा है, बोला गया है गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड है, मतलब G0 दिखा रहे हैं यहाँ पे, करंट 0, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R2/R1 = R4/R3। ध्यान देना, R2 कौन सा है, R1 कौन सा है, R4 कौन सा है, R3 कौन सा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी NCERT से उठाया गया है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं है, NCERT खोलो इससे अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा, और ये डायरेक्टली अप्लाई करना है, बस इतना आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में काम था। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का काम समझ आया? ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस आएगा, आपको इन डेप्थ इसमें मत जाना इन डेप्थ,
जितना आपको बोला गया उतना करो। अगर आप पे टाइम होता है तो जाइए, तो आप ज़रूर जाइए, ठीक है। टाइम की अगर कमी है तो इन डेप्थ नहीं, जितना आपको बता रहा हूँ उतना आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सिलेबस देख लेते हैं क्या बोलता है, कितनी चीज़ें हमने कवर करी, कितनी चीज़ें उड़ाई है। तो देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आपको बताया, हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस बताया, हाँ। ईएमएफ बताया सर, हाँ। सेल हम खरीद के लाते हैं सर, उसमें 9 वोल्ट लिखा रहता है, वो ईएमएफ होता है। बट कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेट से 0.1 ओम, 0.2 ओम, वो 10 वोल्ट 9 वोल्ट मेरी पूरी यूज़ नहीं होने देता है, उससे थोड़ा कम यूज़ होने देता है। लेट से थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप स्मॉल वी के रिस्पेक्ट में खा जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, सेल्स को अगर आप सीरीज में लगाओगे तो डायरेक्टली ऐड अप हो जाते हैं, पैरेलल में लगाओगे तो उतना ही रहेंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस उसके साथ जो स्मॉल आर होगा उसका भी आपको पता है, तो वो आप कर लोगे। सेल्स को सीरीज में लगाना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि किरचॉफ्स रूल्स और व्हीटस्टोन ब्रिज था। किरचॉफ्स रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। पहला वाला तो बहुत ही ईजी था गेम की तरह, सेकंड वाला भी और ईजी है गेम की तरह, ठीक है ना। बट यूज़ करना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए बोलना क्या चाह रहा है किरचॉफ आपसे। बड़े क्या 4th चैप्टर में बढ़ेगा, फटाफट आ जाओ। 4th चैप्टर क्या बोलता है फिर से, ये कौन है आपके सामने, किस किस को पता है ये कौन है? ये मैं नहीं बताऊंगा कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 4th चैप्टर में जो पिक्चर लगाई गई है वो कौन है, ठीक है। और जिसका आंसर सही होगा उसको मेरे तरफ से 2025 का फिजिक्स का पेपर, ठीक है। अच्छा, तो आ जाओ। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, क्या ये ओस्टेड है या ये बायट सेवर्ट है, ये आपको हिंट दे दी है मैंने, तो बताइएगा कौन है, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब क्या हुआ ना, एक चार्ज था, थोड़ा सा एक और बैक स्टोरी सुन लो। एक चार्ज था और ये चार्ज जो मेरा था ये आराम से चलता है, चल नहीं रहा था, अभी तक खड़ा था बेचारा। जैसे ही इसने चलना शुरू किया, सेम जो हमने जब ये रेस्ट पे था तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा था दूसरे चार्जों में, ठीक है। तो अब जैसे ही इसने वॉक करना, चलना, और पोटेंशियल था इसके आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, बहुत कुछ था ना। जब ये चार्ज मूव होना स्टार्ट हुआ, इसने क्या प्रोड्यूस करा, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, सही बात है सर, सही बात है, चार्ज का मूव होना ही करंट है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करा तो करा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी और आसपास मैग्नेटिक फोर्स लगाना स्टार्ट करा। तो जितनी भी चीज़ें, ध्यान देना, इसको कोई बड़ा चीज़ नहीं लेगा, जितनी भी चीज़ें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताई वही चीज़ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी है। जो भी मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया वही चीज़ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी है। दिक्कत ये है कॉन्सेप्ट वहाँ पे जो था वही यहाँ पे है, बट फॉर्मूलाज थोड़े से चेंज है। यहाँ जो ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है डीबी का, वहाँ वो फॉर्मूला था F इक्वल्स टू Q1 Q2 K होल अपॉन आर स्क्वायर, ये ओम्स ने दिया था, ये मेरे को बायोट सेवर्ट ने दिया है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑब्वियसली फॉर्मूला का डिफरेंस है, आप सबको हर चीज़ पता है। ये वाला पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था सिर्फ, सबको पता है। ये वाला किस लिए एप्लीकेबल है, एक लाइन एलिमेंट के लिए, छोटी सी लाइन एलिमेंट, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, DL से। छोटा सा लाइन एलिमेंट DL से डिनोट होता है, ठीक है। वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसका ये फॉर्मूला है। और राइट वाला कूलम्स में हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट चार्जेस के लिए। कहीं ना कहीं आप सिमिलैरिटी ढूंढ पा रहे हैं, जरूर ढूंढ पाएंगे। क्लियर है। तो ओएस्टेड ने पहली बार ये बात देखी थी कि करंट जहां से पास हो रहा था, जैसे किसी वायर से, लेट से इस वायर से करंट पास हो रहा है, ओएस्टेड ने देखा कि इसके पास में कुछ मैग्नेट लगा रहा हूं या कंपास लगा रहा हूं, मैग्नेटिक कंपास, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। तब उसको ये बात पता चली कि सिर्फ बैठे हुए चार्जेस नहीं, ठीक है। 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। ठीक है, तो इसने बात करी कि सिर्फ बैठे हुए चार्जेस, जो चार्जेस स्टेबल है, रेस्ट में, वही सिर्फ आसपास क्या, वही सिर्फ आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाते हैं, बट जो चार्ज मूव कर रहे हैं वो करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहे हैं, आसपास मैग्नेटिक फोर्सेस भी कितना डाल रहे हैं। करना आपको सेम वही काम है, जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में करा था वही काम मैग्नेटिक फील्ड में भी करना है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना। आपको खुद से करना पड़ेगा। बायोट सेवर्ट लॉ मैंने आपको बताया, यही बायोट सेवर्ट लॉ है। जैसे कूलम्स का लॉ था, इसकी कोई डेफिनेशन कुछ नहीं आती है कि डिपेंडेंस बताओ, बस ये लॉ आपको पता होना चाहिए। इसके बेस न्यूमेरिकल आपको आएंगे, हाई लेवल नहीं आएंगे बट आएंगे, ठीक है। एंड इट्स एप्लीकेशन ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप क्या होगा, मान के चलिए लूप है और इसमें ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है।
ये लूप है और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें अब इसमें जब जैसे आपको करंट का फ्लो दिखेगा, यहां पे क्या होगा आपके पास, अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो ये एज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये तो मैग्नेटिक फील्ड ये चारों तरफ अपने प्रोड्यूस करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां प्रोड्यूस हो रही थी, वैसी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। ओएस्टेट के एक्सपेरिमेंट आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंटली आने चाहिए, उससे आपको कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंटली क्या क्या किया था उसने, कंपास के साथ खेल करा था बस थोड़ा सा, ठीक है ना। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आई होप आपको पता है। एम्पेयर्स लॉ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंड एप्लीकेशन टू फाइंड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चक्कर में क्या आसपास उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अच्छा, तो आ जाओ देख लेते हैं क्या ये है मेरा एम्पेयर्स लॉ। गॉस लॉ सबको याद है, गॉस लॉ था E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही एम्पेयर्स लॉ है इस बार। गॉस लॉ ने बोला था कोई भी सरफेस है उसके अंदर जितना चार्ज है क्यू नेट, अगर वो आप मुझे दे दो तो मैं इस फॉर्मूले में रख सकता हूं और तो मेरा फ्लक्स निकल जाएगा। वहीं गॉस ने मुझे बोला, एम्पेयर ने मुझे बोला कोई भी अगर सरफेस है ऐसे, ये बाउंड्री है, उसके अंदर जितना करंट पास हो रहा है लेट्स से 3 एम्पेयर, तो मैं इसमें यहाँ पे डायरेक्टली रख दूंगा और ये मेरा क्या आ जाएगा, B डॉट डी एल की वैल्यू आ जाएगी। तो आप रिलेट कर पा रहे हो, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप इस दोनों को जब तक सिमिलैरिटी या सिमिलर तरीके से प्रूफ या देखोगे नहीं, तब तक आपको ये चीज़ें डिफिकल्ट लगेगी। इसलिए आपको बहुत ईजी वे में इसको समझना है कि भाई जो वहाँ गॉस लॉ ने करा था वही यहाँ एम्पेयर ने करा है, बस, ठीक है। एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली दोनों की आपको अलग अलग से करनी पड़ेगी। अच्छा, तो अब क्या है मेरे पास, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड कुछ नहीं होता है। सोलेनॉइड, इस स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड बोलते हैं। थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ, इस स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड बोलते हैं। और ये सोलेनॉइड के चक्कर में आपको सिर्फ इसने अब एक अच्छी चीज़ दे दी है, यहाँ पे क्या बोला है, ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, मतलब आपको वो नहीं पूछेगा, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं पूछने वाला इससे, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करेगा, सोलेनॉइड की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, अंदर कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई, ये सोलेनॉइड के अंदर, बाहर 0 होती है। इतना याद रख लेंगे, ठीक है सर, याद रख लेंगे। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंस फोर्स, फोर्स कितना लगता है, कूलम का फोर्स आपको याद है। देखो यहां एक चीज हुई थी, ये जो था ये मैग्नेटिक फील्ड का B का फॉर्मूला है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड है, पर फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स BQV, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। तो इसको आप इससे रिलेट करेंगे और इसको आप किससे रिलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितने को याद है, KQ होल अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों फील्ड के फॉर्मूला एक तरफ रिलेट करेंगे और फोर्स के फॉर्मूला एक तरफ रिलेट करेंगे। समझ आया, ठीक है। अच्छा, और क्या बोलता है हमसे, और बोलता है टू पैरेलल कंडक्टिंग कंडक्टर्स, टू पैरेलल कंडक्टिंग कंडक्टर्स है, लेट्स से ये है दोनों पैरेलल कंडक्टिंग कंडक्टर्स, इनके बीच में आपस में, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी, इनके बीच में अब देखो इससे भी करंट फ्लो हो रहा है, इससे भी करंट फ्लो हो रहा है, तो ध्यान देना आप रिलेट करेंगे, ये भी चार्ज है एक स्टेबल, ये भी चार्ज है एक स्टेबल, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। वही चीज वो यहाँ अप्लाई करा रहे हैं हमसे कि ये इस पे भी करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट I2 फ्लो हो रहा है। ये क्या था, Q1 था, ये Q2 था। ध्यान देने की कोशिश करना, F क्या आता था, K Q1 Q2 होल अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे भी I1 I2 है, ध्यान देना, यहाँ पे भी I1 I2 है, तो दोनों एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक नहीं सर, मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों मूव हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे। यहाँ तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर रखता है, यहाँ कितना फोर्स लगता है, I1 I2 तो उसमें होगा ही, और क्या क्या चीज होगी, R होगा क्या, ऑब्वियसली होगा, म्यू होगा क्या, म्यू नॉट, वो भी आपको देखना है। तो ये आपको मुझे फिर से कमेंट सेक्शन बताएंगे, अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स है उनके बीच में फोर्स कितना लगता है, पक्का बताना है कमेंट में देख के। जिसको नहीं आता है वो प्लीज अभी अपने बुक में देख के अभी कमेंट करना, ठीक है। क्लियर है क्या, ठीक है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलरली जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को करा था, ध्यान है सबको, वैसे ही टॉर्क का भी होगा। आपको ध्यान क्या रखना है उसमें मैं ये बता देता हूं आपको, देखो ध्यान आपको क्या रखना है, देख लेते हैं। देखो अगर, ध्यान देना मेरी बात, अगर क्या होता है ना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली एक और चीज़, अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी चीज़ बिल्कुल सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, ठीक है, वो आपको याद करनी है बस। क्या होता है, देखो आपने क्या ये पढ़ा था,
एक पॉजिटिव 2 कूलम और नेगेटिव 2 कूलम को आपने साइड बाई साइड रख दिया, तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स तो लगाएंगे, वो सब छोड़ो। ये डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट अगर एक मैग्नेटिक लूप है, मान के चलो ये लूप है, मैग्नेटिक लूप, और इस पे एक करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। सर कैसे सर? इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास बैठे हैं। पर मैग्नेटिक डाइपोल क्यों है ये इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल है कि लूप को अगर आप एक साइड से देखोगे तो उस पर आपको एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो होते हुए दिखेगा, और क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो होते हुए दिख रहा है तो वो मेरा साउथ पोल है। और अगर आप वही क्लॉकवाइज अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ तो ये मुझे अब तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। यहाँ तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा था, यहाँ अब वही चीज़ एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो ये इसको बोला जाता है कि एक फेस हमेशा लूप का नॉर्थ पोल होता है, एक फेस हमेशा लूप का साउथ पोल होता है। तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल को? क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल को, दोनों को? अब ध्यान देना, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपने एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी और इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। मैग्नेटिक डाइपोल के केस में जो आप एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और इक्वेटोरियल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, हुआ क्या था ध्यान रखना, इस केस में तो मैं दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाया था, एक्सियल पॉइंट पे भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी। पर मैग्नेटिक केस में मैं, आपने देखना आपके पास जो डेरिवेशन है वो सिर्फ एक्सियल पॉइंट पे है। एक्सियल पॉइंट पे तो उसने फटाक से निकाल दी पूरा इंटीग्रेशन करके, बट यहां वो नहीं निकाल पाया ऊपर वाली इक्वेटोरियल पॉइंट में। उसके लिए उसने क्या किया, डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज कर लिया। यहां P की जगह उसने M में चेंज कर लिया। यहाँ P बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक डाइपोल को, मैं हमने बताया था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल M बोलते हैं। उसने बस इन दोनों को चेंज कर दिया, बोलते हैं यही इसका फॉर्मूला है। क्लियर है? समझ आई चीज? ये हम आगे भी देखें, बट मैंने आपको समझाना था ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ लेते हैं गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर में ना डायरेक्टली आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, इसमें ज़्यादा टाइम मत लगाना। ये बहुत ही मैकेनिकल, ये जो है ना नीचे स्प्रिंग सिस्टम लगा रखा है। स्प्रिंग सिस्टम जो आपको दिया है उस पर जब टॉर्क लगता है तो ऊपर ये क्या घूमता है, ये नीडल घूमता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन्होंने क्या रखा है, ऐसे करंट कैरिंग वायर रख दिए, और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी ये लूप रखा जाता है तो वो क्या करता है, फोर्स लगाता है और स्प्रिंग को घुमाता है। स्प्रिंग के घूमने से नीडल घूमती है तो वो बताती है मुझे कि करंट है। तो इसको आप कैसे एक वोल्ट मीटर की तरह यूज करोगे, इसमें कंसेप्चुअली आप ज़्यादा इन डेप्थ में मत जानना, कैसे आप वोल्ट मीटर की तरह इसको यूज करेंगे। पहली चीज़ तो वोल्ट मीटर की तरह यूज करने के लिए आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मैंने आपको भेजा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब, वोल्ट मीटर की तरह कैसे यूज करना है। और दूसरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एमीटर की तरह कैसे यूज करना है। वोल्ट मीटर कौन सा डिवाइस है? देखो गैल्वेनोमीटर एक वो डिवाइस है जो करंट के प्रेजेंस को बताता है। वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो वोल्टेज बताता है कितनी है। एमीटर वो डिवाइस है जो करंट के प्रेजेंस को तो बताता है, बट ये भी बताता है कितना करंट है, 1 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर है। बट गैल्वेनोमीटर सिर्फ इतना ही बताता है कि करंट है भाई, ये नहीं पता है मुझे कितना है। तो इसीलिए एमीटर और वोल्ट मीटर को इंट्रोड्यूस करा गया है। कैसे हम यूज़ करते हैं, प्लीज़ ये डायरेक्टली आपसे पूछता है, इसमें हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे कि भाई अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो जो शंट है, रेजिस्टेंस, वो कहाँ लगाना है, पैरेलल में लगाना है या सीरीज में लगाना है, वो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। डायग्राम आपको एनसीईआरटी से उठाए हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके, वॉटलेस करंट अभी आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे, वॉटलेस करंट भी। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर भी थोड़ा सा, हम ये काफ़ी उड़ा दिया हमने, काफ़ी उड़ा दिया, बट कॉन्सेप्ट्स क्योंकि ये इसलिए उड़ाया क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे कौन से वाले चैप्टर के हैं, फर्स्ट चैप्टर के हैं, ठीक है ना? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ूँ क्या? ओके, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर को, ये जो 5 है मैग्नेटिज्म मैटर, इसमें मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ। देखो मैंने क्या बात करी थी कि करंट चार्ज के मूव होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और चार्ज जब स्टेबल रहता है खड़ा कहीं पे तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब स्टेबल है कहीं पे, रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा आसपास के इलेक्ट्रिक चार्जेस में, और जब मूव कर रहा है तो करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अब जो मेरे बार मैग्नेट है जिसके एक तरफ नॉर्थ और साउथ पोल, ये मैग्नेट्स आई होप सबने देखे होंगे, इस चैप्टर में इसी के बारे में हल्का सा दे रखा है, तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं कि बार मैग्नेट और जो बोल रहा है सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड आपको याद है क्या है, ऐसा था सोलेनॉइड। ये जो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड है ये दोनों सिमिलर से हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ, क्लियर है?
आपके हवाले में ये चैप्टर छोड़ता हूं। और ये देखिए आप, जो मैं आपको बात कर रहा था, डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल में देखो ये दोनों फॉर्मूला अगर आप देख पाओगे, ढंग से देखना एक्सिस के, क्या ये सेम नहीं है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बेसिक चीज़ भी है, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। अब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का याद है तो मैग्नेटिक डाइपोल का देखो, हर चीज़ सेम है। यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वो यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई। यहाँ पे जो P है वो यहाँ पे क्या बन जाता है, M बन जाता है, बस। और दूसरा वाला भी देखो, इक्वेटोरियल प्लेन के लिए भी दोनों सेम है। क्लियर है? ये चीज़ आपको इस चैप्टर में मोस्ट पॉइंट टू बी नोटेड याद रखनी है। और दूसरा क्या याद रखना था इस चैप्टर में, ये 3 डेफिनेशंस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें इन डेप्थ मत जाना, ठीक है? कोई जाना चाहता है तो वेल एंड गुड। मैं किसी को ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ इन डेप्थ नहीं जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर आप देखो, आपको पढ़ना है, राइट? अगर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट तो आप इन डेप्थ चाहिए, ठीक है? बट अगर आपको एग्जाम फोकस्ड हो, मार्क्स फोकस्ड हो, उसके बेसिस में अभी हम बात करें तो इसको गलत वे में कोई भी बच्चा नहीं लेगा, ठीक है? इसको गलत वे में कोई भी बच्चा नहीं लेगा। तो ये 3 डेरिवेशन प्लीज़, डेफिनेशंस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फॉर्मूलाज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आते हैं, कोई इन डेप्थ थ्योरेटिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, फिर से ये मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक फील्ड का था। अब इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट और ऐड हो चुका है, ये भी आप देख लीजिए। कैसे वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, आपको ये भी देखना है। नेक्स्ट, मैंने इस पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने आपको बनाया है चार्ट, ये आपके लिए, सॉरी, ये आपके लिए क्या बनाया था, मेरे को याद आ गया। ये मैंने आपके लिए बनाया था पैरा मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये 3 कॉलम्स हैं, आपको मैच करना है। तो ये पैरामैग्नेटिक 1 लिख देता हूँ, डायमैग्नेटिक 2, फेरो 3, और इनको लिख देता हूँ मैं A B C। आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग बताना है, कौन सा पैरा के लिए है, कौन सी चीज़ें डाय के लिए है, कौन सी फेरो के लिए। क्लियर है? समझ आया ये एक्टिविटी? थोड़ा सा कमेंट करके प्लीज़ बताना, प्लीज़ पार्टिसिपेट करना, प्लीज़ पार्टिसिपेट करना, ठीक है ना? प्लीज़, ऐसे कोई जाने नहीं देगा। अभी कमेंट कर दो पॉज करके। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। चैप्टर नंबर 6 क्या बोलता है? क्या बोलता है चैप्टर नंबर 6? चैप्टर नंबर 6 आपसे ये बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अब देखो, और ये कौन साइंटिस्ट है भाई? फैराडे साहब है क्या? फैराडे साहब क्या बोलते हैं कि आपके पास मेरे लेट से 2 कॉइल्स हैं या एक ही कॉइल है, और इसके आगे आप एक मैग्नेट को मूव कर रहे हो। एक कॉइल है आपके, खाली है, ऐसे करंट वरेंट कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, आपने इस मैग्नेट को मूव करा इसके आसपास, तो इस पे क्या जनरेट हो रही थी? मैं ऑन पॉइंट बात करूंगा अब। इस पे क्या जनरेट हो रही थी? ईएमएफ। खुद से खुद इस पे करंट जनरेट होने लग गया। मतलब इस एरिया से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स आई होप सबको पता है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। सर आपने बोला था रिलेट करो, तो जैसे ही इससे कुछ पास हुआ, वहां पे क्या डेवलप हो गई? करंट या ईएमएफ डेवलप हो गया। यही फैराडे का लॉ था। ईएमएफ डेवलप होता है अगर कहीं पे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है। यहाँ पे मैग्नेट आगे खड़ा रख दोगे बस कुछ नहीं होगा, इसको मूव करना पड़ेगा, तब इससे फ्लक्स कम ज़्यादा होगा, तभी इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये था फैराडे का लॉ। समझ आया? ये फैराडे का लॉ है, और फैराडे का जो लॉ है वही इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कराता है या करंट प्रोड्यूस कराता है। समझ आया? यही फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, आपको बुक में दिखेंगे। उसने कभी ऑन ऑफ करा बटन, तो उसको कंक्लूजन क्या निकला? मेन मैं सीधा कंक्लूजन में आया, मैंने थोड़ा बैक स्टोरीज की स्किप कर दी। कंक्लूजन में मैं इसलिए ये आया हूँ जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि डायरेक्टली किसी भी लूप से, कॉन्सेप्ट ये बोलता है किसी भी लूप से अगर फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो वहाँ पे इस लूप में ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगा ही होगा। यही ये चैप्टर आपसे कहना चाहता है, करंट प्रोड्यूस होगा ही होगा अगर चेंज हो रहा है फ्लक्स। ठीक है? और दूसरा, सर समझ आता है कि मान के चलो ये एक, मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूँ। मान के चलो ये एक लूप है और ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल है। ठीक है? नॉर्थ पोल आप इसके पास लेके आ रहे हो, ठीक है? और ये लूप है। अब आप जब इस नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहे हो, इसमें करंट जनरेशन होगा, बट क्वेश्चन ये है कि करंट जनरेशन किधर होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जब आप इसको नॉर्थ को पास लेके आ रहे हो, इसको चेंज नहीं पसंद है,
तो यूनिवर्स का रूल है, चेंज किसी को नहीं पसंद है। जैसे आप इसको नॉर्थ लेके आ रहे हो, ये चाहेगा नॉर्थ मुझसे दूर जाए, तो आप इस बेचारे के पास नॉर्थ पोल लेके आ रहे थे धीरे धीरे, अब ये बोलेगा नहीं मुझे नॉर्थ पोल मेरे पास नहीं चाहिए, तो इसको नॉर्थ पोल को रिपेल करना पड़ेगा। नॉर्थ पोल रिपेल करने के लिए क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा? सर नॉर्थ तो नॉर्थ को ही रिपेल करता है, तो इसको नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा। तो नॉर्थ पोल जब बन रहा है तो मैग्नेट याद रखना, लूप याद रखना, जब नॉर्थ पोल है, हमने क्या ये डिस्कस करा था, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, तो इसमें कहाँ करंट फ्लो होगा? सर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। एक बार फिर ये एक्सरसाइज कर ले, क्या मान के चले मैग्नेट है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, अब इससे साउथ पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है साउथ, तो ये चाहेगा यार साउथ मुझसे पास आ रहा है, मैं इसको दूर भगाऊं, तो साउथ को अगर ये दूर भगाएगा तो इसको क्या बनना पड़ेगा? इसको अगर साउथ को दूर भगाना है, इसको भी साउथ ही बनना पड़ेगा, साउथ बनना पड़ेगा तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा करंट। सिंपल सी चीज़ है, इतना आपको कभी सोचना नहीं है इन क्वेश्चंस में। क्लियर है? ये लेंस ने दिया था, मैं लेंस लॉ। ठीक है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, दो टॉपिक है हम पे, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस। इनके मैं डेरिवेशन में अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं डेरिवेशन पार्ट में अभी किसी के नहीं जा रहा हूँ। तो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ लो, डेरिवेशन आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये एक सोलेनॉइड है या इंडक्टर आप इसको बोलते हैं, सोलेनॉइड शेप का। इस पे जब करंट पास होता है ना, मान के चलो इससे करंट पास हो रहा है, ठीक है, ऐसे 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 इससे करंट जा रहा है ऐसे, ये क्या करता है? अपने ही करंट को अपोज करता है। क्यों? ये अपने ही ईएमएफ जनरेट कर देता है। फ्लक्स होगा ना इसके आसपास, फ्लक्स का चेंज होगा। फ्लक्स का चेंज होना क्या था? फैराडे ने हमें क्या बोला था? फ्लक्स के चेंज होने से, किसी भी लूप में अगर फ्लक्स का चेंज होता है तो वो क्या अपोज करता है, तो अपोज करेगा तो ये अपना ही करंट को कम कर देता है। तो यही है सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर ये बगल वाले के जो इंडक्टर है उसको अपोज कर देगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। समझ आई बात? दूसरे वाले के उसको अपोज करेगा तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, अपने ही करेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस। दोनों के फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, कैसे डिराइव हुए हैं ये आपसे पूछ सकता है। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? गलत डिसीजन ले लिया एक साल बुक खत्म करने का शायद। ठीक है, देखो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आई होप सब, कितने बच्चे यहाँ अभी मेरे साथ है, ठीक है, 2-3 बच्चों का हफ्ते में एक दिन किसी एक बच्चे को कमेंट आ जाता है कि सर वीडियो बनाइए प्लीज़। तो मैंने सोचा मैं एक साथ ही कि जितने कॉन्सेप्ट आपके हो सके, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आ रही है वो मैं कवर कर लूँ एक बारी के लिए। उसके बाद आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है मैं उसका डिटेल वीडियो आपको दे दूँगा। ये पूरी एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स समझाने में बहुत ही लेंदी वीडियो हो रही है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने आपको हर एक टॉपिक का बेसिक जो चैप्टर, देखो हर चैप्टर की एक ना एक कहानी होती है, वो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ अभी, ठीक है। शायद इस चैप्टर से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी इन डेप्थ वाली, बट एक ब्रॉड आइडिया आपको ज़रूर लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा उस चैप्टर से। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अभी का हम वाइंड अप कर देंगे क्योंकि देखो इसके बाद बचता है मेरा लास्ट क्या 8 चैप्टर्स। ये आप मोस्टली याद करने वाले चैप्टर है ईएम वेव, ठीक है, ये आप खुद देख लीजिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ आपसे, मेन चीज़ डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो जब मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मतलब करंट यहाँ से जा रहा है यहाँ से आ रहा है? अगर मैं इसको पॉजिटिव को यहाँ रख दूँ और रेजिस्टेंस यहाँ रख दूँ, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ, तो पॉजिटिव यहाँ से आ रहा है यहाँ से जा रहा है। जिनको नहीं पता वो याद रखना, पॉजिटिव से हमेशा आता है, क्योंकि सर आपने इसी वीडियो में शायद बताया था कभी किसी ज़माने कि हमेशा हाई से लो पोटेंशियल, ये पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव वाला लो। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होते रहे हर एक सेकंड में तो ये डीसी करंट है ये वाला, तो डायरेक्ट करंट। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 सेकंड ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ है, फिर कोई पॉजिटिव नेगेटिव फिर से चेंज होकर पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ हो गए, ये बार बार चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में 50 बार चेंज हो रहा है। तो ऐसे टाइप के सर्किट को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? ऑल्टरनेटिंग करंट सबको क्लियर है? तो ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे टाइप के उसके बोला जाता है, किसको? ऐसे टाइप के सर्किट को बोला जाता है, ऐसे टाइप के वोल्टेज सोर्स को बोला जाता है जो बार बार अपना प्लस माइनस चेंज कर रहा हो। अब
जो अपना बार बार प्लस माइनस चेंज कर रहा हो उसकी कोई फिक्स वैल्यू तो होगी नहीं। कभी वो -50 वोल्ट जा रहा है, कभी +50 वोल्ट जा रहा है, फिर -50 वोल्ट प्लस, फिर +50 वोल्ट, ऐसे 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 फ्लक्चुएट कर रहा है। तो उसको हम साइन वेव की तरह ऐसे लिख देते हैं, ये साइन वेव हो गए। तो वो जो पोटेंशियल भी लिखता हूँ मैं ऐसे लिखता हूँ V0 साइन ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा फ्रीक्वेंसी हो गई एंगुलर, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, जहाँ ऑल्टरनेटिंग, हमारे घरों में भी डायरेक्ट वाला करंट नहीं आता है जिसका प्लस माइनस फिक्स है, हमारे घर में भी प्लस माइनस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, एक प्लस माइनस ऑल्टरनेटिंग करंट से बोलते हैं। 50 हर्ट्ज आता है हमारे घरों में शायद, और 220 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बार बार जब करंट ऊपर नीचे होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम दो वैल्यूज़ निकालते हैं, एक RMS वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू। वहाँ पे हम करंट और रेजिस्टेंस की RMS और एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अब ये RMS और एवरेज वैल्यू क्या होता है कि RMS वैल्यू उसको बोला जाता है या एवरेज वैल्यू उसको बोला जाता है। देखो यहाँ पे तो एक सिंपल वो नहीं है ना कि मान लो 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है तो कुछ चार्ज लेके जाएगा। डीसी में क्या होता है, 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। इस केस में तो कभी ज़्यादा कभी कम, तो उसका एवरेज हम निकाल लेते हैं। वो जो एवरेज वैल्यू आती है उसको आई एवरेज, वी एवरेज, सॉरी आर तो नहीं, वी एवरेज, ठीक है। वैसे IRMS VRMS होता है। तो IRMS कुछ नहीं होता है, I होल अपन √2 या IRMS हो गया, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। पहले आपने उनके स्क्वायर्स का मीन करा, फिर उसका रूट कर दिया, ठीक है ना, क्लियर है। तो RMS और पीक आपको पता चल गया, पीक मतलब कितना मैक्सिमम जा रहा है। मैंने क्या बोला था, वोल्टेज +50 से -50, +50 से -50, तो ये एक बार +50 जा रहा है तो पीक हो गई इसकी, फिर -50 आ रही है, लोअर पीक हो गई, ठीक है, लोएस्ट हो गया, पीक नहीं बोलेंगे इसको, तो ठीक है ना। ऐसे हम एक एक करके इनमें क्या करते हैं, एक बार रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक बार कैपेसिटेंस लगाते हैं, एक बार इंडक्टर लगाते हैं, ठीक है। तो और ये जो LCR सर्किट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, इसकी मैं आपको ना अलग से वीडियो बना के दूंगा, क्लियर है। एक वीडियो में ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं आगे, थोड़ा बहुत जगह में उड़ाना पड़ा क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो रही थी, हर एक डेरिवेशन में कराने की सोच रहा था, ठीक है। तो LCR सर्किट मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा इसमें, LCR सर्किट में अलग से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। और उसी LCR सर्किट के साथ मैं सारे टर्म्स, रेजोनेंस, पावर इन AC, पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट, AC और ट्रांसफॉर्मर, सब उसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। LCR सर्किट हम अलग से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट हल्का सा अलग हो जाता है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो गया। अभी तक जो हमने पढ़ा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट आ गया, तो हल्का सा हम इसको अलग से पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट, ओके। इसमें RMS, पीक सब मैं बताऊंगा आपको, LCR क्या होते हैं, क्या फेजर डायग्राम है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसको अलग से। बट बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हम क्या क्या पढ़ेंगे, वोल्टेज जो फ्लक्चुएट कर रही है वो कैसे इम्पैक्ट करेगी हमारे LCR सर्किट को, क्या रेजोनेंस होता है, ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसीज होती है, क्या रेजिस्टेंस की तरह कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का भी रेजिस्टेंस होता है कुछ, XC और XL से हम डिनोट करते हैं ना, ठीक है, वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका पूरा पार्ट 1। आई डोंट नो आपको ये वीडियो कितनी हेल्प हुई होगी, इसका आप फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि कितनी चीज़ें आपको समझ आई और कितनी चीज़ें आपको समझ नहीं आई, ठीक है, और कितनी चीज़ें आपके ऊपर से गई और कितनी चीज़ें आपको हेल्प करी। प्लीज़ आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ ये था, ऑब्वियसली आपको डिटेल डिस्कशन, देखो फिज़िक्स बहुत ही वास्ट है, ऐसे उड़ के फिज़िक्स कभी नहीं पढ़ी जा सकती, फिज़िक्स बहुत ही वास्ट है। डिटेल डिस्कशन के लिए मैं आपको एक एक वीडियो अलग से बना के दूंगा। ये वीडियो सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए था कि कभी कभी क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं कि यार ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, तो वो कभी हमेशा ही हमारे लिए मुश्किल रह जाता है। तो वो ना समझे, हर चैप्टर किसी न किसी साइंटिस्ट के एक फॉर्मूले की कहानी है, या किसी एक साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट की कहानी है, या किसी एक डिवाइस की कहानी है। जैसे मैं आपको इसी वजह से मैंने सारे आपको समझाने की कोशिश की है कि ईजी है, ठीक है, ईजी है, हो जाएगा। नहीं, कॉन्सेप्ट्स बहुत इन डेप्थ में बहुत आगे तक भी है, कुछ आप हमारे आउट ऑफ सिलेबस भी टॉक हो जाएगी अगर हम ज़्यादा बात करें। तो फिर इसी वजह से हमको सिलेबस से स्टिक रहना पड़ता है। पर डिटेल डिस्कशन मैं आपको दूंगा, आप मुझे टॉपिक बताइए कौन से टॉपिक, जो ये पूरी वीडियो हमने डिस्कस की, कौन से अपने टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा काम चाहिए, कौन सा ऐसा डेरिवेशन है जो मैंने बताया कि हो जाएगा, आप लोगों से नहीं हो रहा है, तो वो आप मुझे ज़रूर शेयर करिए। फिलहाल
अभी के लिए वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, और पार्ट 2 हम डिसाइड करेंगे कि उसको बहुत और अच्छे से बनाऊंगा और अच्छे से आपको पहले ही चीज़ें सामने में रखूंगा, ताकि इतना टाइम हमें बहुत ही लेंदी हो गया चीज़ों समझाने के चक्कर में और थोड़ा थोड़ा स्टोरी टेलिंग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, और कमेंट करके ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर देना। तब तक ले स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।